हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। सो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? गए हो बहुत अच्छे होंगे। सो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंग्लिश फॉर कम्युनिकेशन के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वन शॉट वीडियो को। तो भाई साहब, इतना आप समझ लीजिए कि यहां पर 1 से 1.5 घंटे का वीडियो होने वाला है, और अगर आप इस 1 से 1.5 घंटे के वीडियो को पूरा देखते हो तो भैया पूरे 5 यूनिट के जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जितने मेन टॉपिक्स हैं, वो कवर अप हो जाएंगे। तो बेसिकली मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, देखो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने अलग अलग बना के रखे थे। मैं यहां पर क्या करूंगा, सभी वीडियो को मर्ज कर दूंगा, तो भैया आपके पास सब कुछ एक जगह पर होगा। बस आपको ये टारगेट रखना कि इस वीडियो का अगर आप 80% भी अच्छे से पढ़कर चले जाते हो तो भैया आप अच्छे मार्क्स लेकर आ पाओगे। ठीक है, एकदम आप ये मत सोचो कि हम पास नहीं हो पाओगे। आप ये सोचो कि अच्छे से वीडियो को देखना है, नोट्स वगैरह बनाना है और भैया अच्छे नंबर लेकर आना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे मर्जअप करूंगा पुराने वीडियो को, पूरा कंप्लीट आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 1 यूनिट से लेके 5 यूनिट तक हो जाएगा। बस आपको स्टार्ट करना, अपना नाम आप जरूर कमेंट कीजिए, क्योंकि यार बड़ी खुशी होती है जब कोई बच्चा नाम कमेंट करता है ना। जैसे कोई सुदीप है कमेंट करेगा तो मुझे लगेगा यार सुदीप मेरा बच्चा पढ़ रहा है, थोड़ा सा मेरे अंदर भी मोटिवेशन आता है। ठीक है ना भाई साहब? चलिए, तो मैं वीडियो को मर्जअप कर रहा हूँ। पूरे वीडियो का 80% हिस्सा भी आप देख के जाओगे, अच्छे नंबर लेकर आओगे। ठीक है, तो पैनिक बिल्कुल भी आपको नहीं करना है। चलिए भैया, वीडियो को आप एंजॉय कीजिए, पूरा देख के जाओगे, अच्छे से पढ़ के जाओगे तो इससे अच्छी बात कुछ हो ही नहीं सकती। ठीक है, बाय बाय। हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। सो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? गए हो बहुत अच्छे होंगे। सो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कम्युनिकेशन स्किल्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर आरजीपीवी यूनिवर्सिटी। अभी मीटअप था कल ही, और मीटअप में बच्चों का एक ही तकलीफ ये समझ में आ रहा कि बच्चों ने पढ़ाई नहीं की, इवन कम्युनिकेशन तक नहीं पढ़ा। मेरे बच्चे ने बोला कि सर आप पढ़ाओ कम्युनिकेशन। मतलब यार मैं भी, मतलब मैं चाहता हूं यार मैं पढ़ाऊं, आप बिलीव नहीं करोगे, मैं चाहता हूं कि मैं मैकेनिक्स पढ़ाऊं, मैं सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाऊं यार, लेकिन दिक्कत की बात यह है कि मुझे भी तो समय बचना चाहिए। ये दिक्कत है। मैं कभी ये नहीं चाहता हूं कि आपका बुरा हो, मैं हमेशा चाहता हूं कि मेरा बच्चा का अच्छा हो और मैं अच्छे तरीके से पढ़ाऊं। लेकिन मैं भी यार मजबूर हूं कि मैं इकलौता इंसान हूं काम करने वाला। जैसे कि ये स्लाइड में बनाकर लेकर आ रहा हूं, अब मैं एक्सप्लेन करूंगा, एडिट करूंगा, तो इट टेक सम टाइम, थोड़ा समय लग जाता है और समय मिल भी नहीं पाता। खैर, कम्युनिकेशन के आज यहाँ पे मैं 5-6 क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूँ, इंपॉर्टेंट है सारे। अगर इस वीडियो का रिस्पांस अच्छा रहेगा तो पार्ट 2 भी मैं जरूर लेकर आऊंगा। अब डिपेंड करता है कि रिस्पांस कैसा होता। मैंने एक पहल तो कर दी, ना मैं बोल रहा हूं सब्सक्राइब करना, ना मैं बोल रहा हूं लाइक करने। मुझे लाइक सब्सक्राइब से कोई भी मतलब नहीं है, वीडियो में व्यूज आने चाहिए बेटा, क्योंकि जब व्यूज आएंगे तभी तो मुझे लगेगा हाँ बच्चे पढ़ रहे हैं। अपना नाम कमेंट करो, अपना प्रेजेंस यहाँ पे दिखाओ कि आप प्रेजेंट हो। ठीक है, चलिए तो भाई वीडियो का रिस्पांस अच्छा होगा तो आगे भी वीडियोस मिलेंगी। आज हम लोग करने वाले यूनिट नंबर 3, जिसका नाम है कम्युनिकेशन। क्या नाम है चैप्टर का? कम्युनिकेशन। देखो बेटा, अब यहाँ पे चैप्टर का नाम कम्युनिकेशन है, तो पहला सवाल ये उठता है कि व्हाट इज कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन क्या है? कम्युनिकेशन क्या है बेटा? नहीं, कम्युनिकेशन क्या है, पहला क्वेश्चन ये, व्हाट इज कम्युनिकेशन। देखो बेटा, मैं सीधी सी बात बोलता हूं कि कम्युनिकेशन का मतलब होता है इंफॉर्मेशन का क्या करना, गिव एंड टेक करना, गिव एंड टेक करना। जैसे यहां पर मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो मैं आपको इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, मैं आपको इंफॉर्मेशन क्या कर रहा हूं बेटा, दे रहा हूं, और आप क्या कर रहे हो, मुझसे इंफॉर्मेशन ले रहे हो। यहां पर भी देखो बेटा, मैंने वही लिखा है कि कम्युनिकेशन इज द आर्ट ऑफ गिविंग, रिसीविंग एंड शेयरिंग इंफॉर्मेशन। अब देखो, अब बोलोगे सर शेयरिंग आ गया, गिव तो समझ में आ रहा, टेक भी समझ में आ रहा। अब देखो बेटा, मैंने पढ़ाया, आपने पढ़ा, मैं कम्युनिकेशन क्या है? कम्युनिकेशन इज कम्युनिकेशन इज आर्ट ऑफ गिविंग, रिसीविंग एंड शेयरिंग इंफॉर्मेशन। तो देखो यहां पर मैं आपको इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, ये गिव हो गया, और आप मुझसे इंफॉर्मेशन ले रहे हो, ये क्या हो गया बेटा, टेक हो गया। लेकिन यहां पे एक और वर्ड है, वो है आपका शेयरिंग। क्या है बेटा? वो है आपका शेयरिंग। तो शेयरिंग कैसे होगा? अगर आप इस वीडियो को आगे पहुंचाते हो और आपके माध्यम से कोई अगर कोई चीज सीख रहा है, जैसे कि बोलते हैं ना शेयर करना, बोलता नहीं भाई मेरे से नोट्स शेयर कर दो, तो आप क्या करो, शेयर करो, मतलब बांट रहे हो। तो इंफॉर्मेशन का लेना, इंफॉर्मेशन का देना और इंफॉर्मेशन का शेयर करना बेटा, उसी को क्या बोलते हैं?
उसी को कम्युनिकेशन बोलते हैं। ठीक है, इन अदर वर्ड्स टेकिंग और राइटिंग एंड लिसनिंग, रीडिंग, गुड कम्युनिकेशन, लिसनिंग केयरफुली, स्पीक राइट, ये सारी चीजें आप यहाँ पे लिख सकते हो। लेकिन जो ये मेन पॉइंट था बेटा, ये मैंने आपको बता दिया। बेसिकली मैं यार मैथ्स का टीचर हूँ, ठीक है, तो इसलिए मैं कम्युनिकेशन बस करवा रहा हूँ कि बड़े भाई का फर्ज निभा रहा हूँ आपको पढ़ाकर। कम्युनिकेशन मैंने खुद 12 साल पहले पढ़ा था। हाँ, लेकिन इतना भी नहीं, मतलब इतना है कि मैं आपको समझा सकता हूँ। ठीक है, चलिए, तो ये आपका हो गया कम्युनिकेशन। अगर आपको क्वेश्चन आता है कम्युनिकेशन का तो ये वाला ग्राफ बना देना इस तरीके से अच्छे से, है ना। इंफॉर्मेशन का, ये आपका इंफॉर्मेशन का क्या करना, गिव करना, ठीक है, और क्या करना, टेक करना, टेक में एरो ऐसे बना देना, ठीक है, और इंफॉर्मेशन का क्या करना, शेयर करना। ठीक है, उसी के आर्ट को क्या बोलते हैं बेटा, कम्युनिकेशन बोलते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन आपका हो गया। अब बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन का कि ऑब्जेक्टिव ऑफ कम्युनिकेशन। ऑब्जेक्टिव मतलब कम्युनिकेशन हम लोग क्यों करते हैं। कम्युनिकेशन का ऑब्जेक्टिव क्या होता है बेटा, देखो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या है, बिल्डिंग अवेयरनेस। बिल्डिंग अवेयरनेस, जैसे कि बेटा मान के चलो कि आगे रोड में क्या है, गड्ढा है, और उस गड्ढे में जाके बहुत लोग गिर जा रहे हैं, मर जा रहे हैं। तो अगर आप किसी को बोलोगे कि भाई आगे मत जाओ, आगे क्या है, गड्ढा है, तो जाहिर सी बात है अगर वो जाएगा भी तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, आप जैसे कि बेटा रोड में जब आप चलते हो देखना साइन बोर्ड लगा हुआ रहता है कि जहांगीराबाद सीधे चले जाओ, न्यू मार्केट राइट साइड में। तो ये भी क्या कर रहा है, आपको इंफॉर्मेशन दे रहा है। क्या कर रहा है बेटा, आपको इंफॉर्मेशन दे रहा है, आपको अवेयर कर रहा है। अवेयर मीन्स व्हाट बेटा, कि न्यू मार्केट कहाँ है आपको वो बता रहा है, जहांगीराबाद कहाँ है वो आपको बता रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपको वो अवेयर कर रहा है। ठीक है, आपको बता रहा है। ठीक है बेटा, चलिए दूसरा पॉइंट क्या है, प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन और एजुकेशन। जैसे कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो मैं क्या कर रहा हूं बेटा, आपको एजुकेट कर रहा हूं, आपको इंफॉर्मेशन दे रहा हूं। ठीक है, ये भी क्या है आपका ऑब्जेक्टिव ऑफ कम्युनिकेशन। कितनी इजी चीज है ना। ठीक है, उसके बाद क्या है बेटा, क्रिएटिंग इंटरेस्ट। अब देखो कम्युनिकेशन के थ्रू ही हम लोग इंटरेस्ट को क्रिएट कर, जैसे मैंने अभी आपको बोला कि भैया अगर इस वीडियो का रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो आगे भी मैं वीडियो बनाऊंगा। अगर आप इंटरेस्ट लोगे तो ही तो मैं आगे बनाऊंगा ना। तो मैं यहाँ पे कम्युनिकेट कर रहा हूं ताकि आपके अंदर से मैं इंटरेस्ट को जगा सकूं, आपके अंदर इच्छा को मैं जगा सकूं, ताकि आप अच्छा कर पाओ। क्योंकि अच्छा करने से पहले अच्छी इच्छा का होना बहुत जरूरी है। ठीक है बेटा, चलिए आपका 3 पॉइंट हो गया। उसके बाद क्या है, मोटिवेटिंग पीपल एंड ऑडियंस। जैसे कि मैंने मीटअप रखा था और मैं मोटिवेट कर रहा था कि फाड़ दो, ये कर दो, वो कर दो, है ना, मिनी संदीप माहेश्वरी बन रहा था। ठीक है, तो वो भी क्या है आपका ऑब्जेक्टिव ऑफ कम्युनिकेशन भी है। प्रमोटिंग द ब्रांड, प्रोडक्ट और सर्विस। जैसे कि मैं प्रमोट करता हूं कि भैया एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन आप ले लो। जैसे कि मैंने जिक्र करा था कि टीआईटी के बच्चे क्या करते हैं, पढ़ते हैं कोर्स को और शेयर नहीं करते, तो वो क्या कर रहे हैं, प्रमोट नहीं कर रहे हैं यार। अगर शेयर करोगे, प्रमोट करोगे, तो प्रमोट कोई कैसे करता है, बताकर करता है। तो वो भी क्या है बेटा आपका ऑब्जेक्टिव ऑफ कम्युनिकेशन में आता है, किसी चीज को प्रमोट करना। जैसे मैं अपने ऐप को प्रमोट करता हूं कि भैया मेरे ऐप पर आइए, बहुत सारी चीजें मिलेंगी, पैसे कमाऊंगा, तो मैं प्रमोट करता हूं। ठीक है, चलिए इतना कर लो, काफी है। ठीक है, ये 3 पॉइंट आप क्या करो, हटा दो। ये 4 पॉइंट्स आप करके जाओ, अगर आएगा तो इतना लिख देना, और इसमें एक एक 2-2 लाइन अपनी खुद से लिखना। ये आपका हेडिंग हो जाएगा, बिल्डिंग अवेयरनेस। और इसके अंदर आप जो चाहो अपने मन से, जो मैंने आपको समझाया वो आप लिखने की कोशिश करो। क्योंकि देखो 15 दिन बच्चा हुआ, कोई पहाड़ तो तोड़ नहीं लोगे। हाँ, लेकिन अगर आपका हेडिंग प्रॉपर है और लिखने की आप कोशिश करोगे तो सामने वाले को वो बात समझ में आ जाएगा कि बच्चे ने कोशिश तो करा। बस कोशिश करो, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। अब आते हैं बेटा क्या, रोल ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, यहां पर मैंने आपको लिखवा दिया है डेफिनेशन। देखो बेटा, रोल ऑफ कम्युनिकेशन, एक बात समझो, मैं आपको बता रहा हूं कि जिंदा रहने के लिए, जिंदा रहने के लिए कम्युनिकेशन करना बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है, जैसे कि मुझे चाहिए ब्रेड, अब मैं जाके ब्रेड दुकान में खड़ा हो जाऊंगा तो भाई मुझे बताना तो पड़ेगा, कैसे बताऊंगा मुझे ब्रेड चाहिए। तो भाई सुबह से लेकर शाम तक हम लोग अपनी जिंदगी को जीने के लिए कम्युनिकेट करते हैं। अभी बहुत हाई भी कम्युनिकेशन आ गया, सोशल मीडिया नहीं, मतलब ये बोल रहा हूं कि कम्युनिकेशन इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ आवर लाइफ। कम्युनिकेशन हमारे जीवन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आप सोचो कि बिना किसी से कुछ बोले, बिना किसी को कुछ लिखे, क्या जिंदगी काटी जा सकती? नहीं काटी जा सकती। हम तो सुबह सुबह फंस जाएंगे, सुबह उठ के जाएंगे पोहा जलेबी खाने, खड़े हो जाएंगे। अब यार मैं बोलूंगा नहीं सामने वाले को तो वो पोहा देगा नहीं, अब मैं पोहा खाऊंगा नहीं तो मुझे ताकत आएगा नहीं, ताकत आएगा नहीं तो मैं कब तक जीऊंगा।
ठीक है, तो एक बात समझ लेना कि अगर आपके देखो यहाँ पर सर्वाइवल ऑफ ह्यूमन, जिंदा रहने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जिंदा रहने के लिए हमें बात करना पड़ेगा, हमें इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा, इंफॉर्मेशन लेना पड़ेगा, ये तो है क्रिएटिंग शेयरिंग आइडिया। ठीक है, इसको लिख लो, जो मैंने बताया वही सारी चीजें हैं, है ना। लेकिन ये भैया सर्वाइवल ऑफ ह्यूमन, जिंदा रहने के लिए कम्युनिकेट तो आपको करना ही पड़ेगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। देखो बेटा, मैं सुबह उठता हूं, ठीक है, मैं क्या करता हूं बेटा, सुबह उठता हूं, ठीक, सुबह उठकर मैं जाता हूं और गब्बर की चाय दुकान में मैं बोलता हूं कि मुझे पोहा दो, ठीक है। तो मैं कौन हूं, मैं सेंडर हूं। मैंने क्या किया, गब्बर भाई को मैसेज दिया, ठीक है, मैसेज क्या किया बेटा, मैंने इनकोड किया। जब मैं अपन देते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, इनकोड करें। तो मैंने गब्बर भाई को बोला पोहा दो, ठीक है, मैं कौन हूं, मैं हूं सेंडर, ठीक है बेटा। और मैंने क्या किया, मैसेज दिया, क्या मैसेज दिया, पोहा दो। अब गब्बर भाई सुने, अब वो क्या करेंगे, डिकोड करेंगे, क्योंकि जब भी अगर अपन सुनते हैं तो पहले समझते हैं। अब ऐसा तो नहीं गब्बर भाई सुने और तुरंत हाँ, वो समझेंगे हाँ इसे पोहा देना है, तो वो क्या करेंगे बेटा, फिर उस चीज को डिकोड करेंगे। और डिकोड करने के बाद जो गब्बर भाई होगा वो कौन हो जाएगा, आपका रिसीवर हो जाएगा। वो कौन हो जाएगा, रिसीवर। जैसे कि मैं इरफान हूं, तो मैं कौन हूं, सेंडर हूं। मैंने किससे बात की सुबह सुबह, मैंने बात की गब्बर भाई से, मैंने बात की गब्बर भाई से, तो गब्बर भाई कौन हो जाएंगे, रिसीवर हो जाएंगे, ठीक है। और इसके बीच में जो देखो ये आ गया मैसेज, क्योंकि मैंने गब्बर भाई को क्या दिया, मैसेज दिया। क्या मैसेज दिया, पोहा दो। तो जो मैसेज देते हैं, तो मैसेज के बीच में जो हम दे रहे हैं वो होता है इनकोडिंग, और मैसेज को जो समझता है वो होता है डिकोडिंग। वो क्या होता है बेटा, आपका डिकोडिंग होता है, ठीक है। उसके बाद चाहे तो रिसीवर मुझे फीडबैक भी दे सकता है, फीडबैक इन द सेंस वो चाहे तो बोल सकता है हाँ भाई देता हूं, हाँ भाई देता हूं। तो ये कोई जरूरी नहीं है, ये एसेंशियल पार्ट नहीं है, लेकिन मान के चलो कि इंपॉर्टेंट है, ठीक है बेटा। चलिए, तो अगेन आई एम रिपीटिंग द सेम थिंग कि अगर मैं आपको कुछ बोल रहा हूं तो मैं सेंडर हूं, मेरा बोलना एक तरह से आपको मैसेज देने के ही बहुत टाइप होते हैं बेटा, बोलकर मैसेज देना, लिखकर मैसेज देना। जैसे मैं गब्बर भाई को बोलकर दे रहा हूं, मैं जो मैसेज दे रहा हूं मैं ओरल मैसेज दे रहा हूं। मैं क्या कर रहा हूं, मैं ओरल मैसेज दे रहा हूं, ठीक है। तो मेरे में और मैसेज के बीच में जो आएगा वो होगा इनकोडिंग। मैं सोचकर बोल रहा हूं, मैं इनकोड कर रहा हूं, वो समझ रहे हैं तो वो क्या कर रहे हैं, डिकोड कर रहे हैं। किसे डिकोड कर रहे हैं, मैसेज को, ठीक है बेटा। तो मैसेज के बीच में कौन होता है, मैसेज के इस तरफ होता है आपका सेंडर और इस तरफ होता है रिसीवर। ये इसके बीच में जो आएगा बेटा, ये आपका होगा इनकोडिंग और यहां होगा आपका डिकोडिंग। चाहे तो ये अपन को रिसीवर फीडबैक भी दे सकता है, फीडबैक जैसे गब्बर भाई बोलेंगे हाँ भाई देता, ठीक है, ये इसका क्या हो गया, उनका फीडबैक हो गया, ठीक है बेटा। चलिए, तो ये इंपॉर्टेंट है, अगर आपको ये क्वेश्चन आता है तो बाकायदा आप ये चार्ट को अच्छे से बना देना, बस गब्बर भाई मत लिखना, चार्ट को बना देना और अपने मन से एक्सप्लेन करना। अगर इस चार्ट को आप अच्छे से बना दोगे ना तो आप एक्सप्लेन कर देना अपने मन से, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। लेकिन ये चार्ट क्या है बेटा, बहुत ही ज्यादा जरूरी है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, ठीक है। अब देखो यहां पर मैंने बोला कि गब्बर भाई चाहे तो मुझे फीडबैक दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन देखो बेटा, जो फीडबैक होता है ना, ये टू वे होता है। ये क्या होता है, टू वे फीडबैक। आप ये भी समझते हो, जैसे मैं आपको बोलूं कि भैया आप फीडबैक दो, तो यहां पे ये फीडबैक है, टू वे कम्युनिकेशन है। टू वे कम्युनिकेशन क्या है, जैसे कि मैं सेंडर हूं तो मैं रिसीवर को फीडबैक दे सकता हूं, ठीक है, और रिसीवर भी मुझे क्या दे सकता है, फीडबैक दे सकता है। जैसे कि मैं गब्बर भाई को बोलूंगा गब्बर भाई जैसे अच्छा पोहा बनाओ, तो गब्बर भाई ठीक है, तो मैंने क्या किया, फीडबैक दिया। या तो मैं ऐसा भी कर सकता हूं कि भाई बहुत मजा आ गया पोहा खा के, तो मैंने क्या किया, एक तरह से फीडबैक दिया। तो फीडबैक बहुत जरूरी है बेटा। जैसे कि मैं गंदा पढ़ा रहा हूं, आप मुझे बता दोगे नहीं सर आप गंदा पढ़ा रहे हो, तो मैं क्या करूंगा, इंप्रूव करूंगा। तो फीडबैक इसलिए जरूरी है ताकि हम लोग क्या कर पाए बेटा, अपने आप को इंप्रूव कर पाए। देखो यहां पे इंप्रूव का कोई पॉइंट है क्या, हाँ इंप्रूवमेंट एरिया, ठीक है बेटा, ये आपका पहला पॉइंट है, ठीक है। फीडबैक के थ्रू क्या होते हैं बेटा, हम लोग इंप्रूव होते हैं। दूसरा क्या है बेटा, बेसिक ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। देखो बेटा, अगर अपन को प्रॉब्लम ही नहीं रहेगा, जैसे आप मुझे बताओगे नहीं, मुझे पता कैसे चलेगा। जैसे मैं कुछ गलती करता हूं तो मुझे कौन बताएगा, मुझे बताने वाला कोई तो होना चाहिए। हाँ, जैसे कि मैं गलती कर रहा हूं, जैसे आप कोई गलती करते हो तो मैं आपको बता रहा हूं, तो जब मैं आपको बता दूंगा कि आप ये गलती करो तो आप गलती नहीं करोगे, ठीक है। तो फीडबैक के थ्रू हम लोग क्या करते हैं बेटा, जो हमारा प्रॉब्लम्स होता है उसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं।
क्योंकि अगर फीडबैक ही नहीं रहेगा तो अपन को प्रॉब्लम का पता ही नहीं चलेगा। ठीक है, चलिए उसके बाद क्या है बेटा, फीडबैक हमें क्या बनाता, बेटर अंडरस्टैंडिंग बताता। बेटर अंडरस्टैंडिंग इन द सेंस, अगर दो दोस्त हैं बेटा, बात मानना, अगर दो दोस्त हैं, आज इसे चाय पीने का मन कर रहा है तो ये इसको बोलेगा कि भाई चलो चाय पी कर आते हैं, अगला तैयार होगा। फिर इसे कुछ काम पड़ेगा तो ये इसे बोलेगा। ठीक है, तो यहां पर क्या होता है बेटा, अगर आप दो लोगों के बीच में कम्युनिकेशन अच्छा है, वो एक दूसरे को अच्छा फीडबैक देते हैं बेटा, तो उससे क्या होगा, जो अंडरस्टैंडिंग होता है बेटा वो क्या होगा, इंप्रूव होगा। वो क्या होगा बेटा, इंप्रूव होगा। जैसे आप मुझे फीडबैक दोगे, सर आप ऐसा नहीं ऐसा करो, बहुत लोग फीडबैक देते हैं, तो इससे क्या होती है बेटा, चीजें इंप्रूव होती हैं। तो ये पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट, और ये आपका तीसरा पॉइंट। और ये मैंने क्या बोला, क्रिएटिंग हेल्दी रिलेशन। अब देखो दोस्त है ना, आपस में कम्युनिकेट करते हैं, बहुत अच्छे से रहते हैं, तो यहां पर क्या हो रहा है, एक हेल्दी रिलेशनशिप का क्या हो रहा है बेटा, शुरुआत हो रहा है। तो ये हमारा हो गया चौथा पॉइंट। और इसी दोस्ती वाले एग्जांपल से पांचवा पॉइंट हो जाएगा इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन। बस इतना पॉइंट आप करके जाओ, इतना पॉइंट आप करके जाओ। चाहो तो आप इफेक्टिव कम्युनिकेशन भी कर लो, नहीं करने का मन है रहने दो, लेकिन जितनी चीजें बताएं उतनी चीजें आप कर लेना। ये होता है आपका इंपॉर्टेंस ऑफ फीडबैक। अगर एग्जाम में आपको आता है तो आप इस तरीके से भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एक पेज में पूरा ये बना देना और नेक्स्ट पेज में उसको एक्सप्लेन करना। एक्सप्लेन आप अपने वर्ड में भी कर सकते हैं, क्योंकि जब आप इधर बना दोगे तो मानकर चलो आपने अपना 70% काम कर दिया, क्योंकि ये चीजें हाईलाइट होती है। ये अगर सही है, जैसे कि मानकर चलो एग्जाम में ये क्वेश्चन आ गया, एग्जाम में क्या हुआ, मान के चलो कि यही वाला क्वेश्चन आ गया सेम टू सेम, तो एक पेज में तुमने क्या किया, ये पूरा फ्लो चार्ट को बना दिया, और दूसरे में क्या किया, इसको एक्सप्लेन कर दिया। तो यार एक बात बताओ ना, अगर इस पे अगर टीचर का ध्यान जाएगा तो फिर इसको उतना पढ़ने नहीं वाला, देखिएगा हाँ यार डायग्राम सही है, वो क्या करेगा, सही कर देगा। तो ये थोड़ा सा क्या करेगा, आपकी कॉपी को निखारेगा, आपका पेज भी भरेगा और आपको बहुत पॉजिटिव दर्शाएगा। जैसे कि यहाँ पर इससे पहले वाले में भी ये था, ये वाला डायग्राम अगर आप बनाते हो तो ये आपको पॉजिटिवनेस दर्शाता है। मैं पहली बार ट्राई कर रहा हूँ कम्युनिकेशन, यार मुझे तो मजा आ रहा है, आई होप आपको भी मजा आ रहा होगा। चलिए आखिरी क्वेश्चन बात करते हैं। यहाँ पर आखिरी क्वेश्चन है बेटा आपका, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ ओरल कम्युनिकेशन। ओरल कम्युनिकेशन मीन वन, जो हम लोग बोल कर करते हैं। तो देखो बोला हुआ कम्युनिकेशन कभी कभी अच्छा भी होता है और कभी कभी खराब भी होता है। ठीक है, तो यहां पर एक साइड क्या है बेटा, एडवांटेज ऑफ ओरल कम्युनिकेशन। ओरल कम्युनिकेशन का एडवांटेज क्या है भैया, पहली बात तो ये आपका टाइम सेविंग होता है। अब मैं गब्बर भाई के पास जाऊंगा, उनको बोलूंगा कि भाई लिख कर दूंगा चाय दो, वो जाएंगे वो देखेंगे, मैं बोल देता हूँ गब्बर भाई चाय दो, तो इससे क्या होता है, समय बचता है। गब्बर भाई तुरंत फीडबैक देता, हाँ हाँ भाई 2 मिनट में देता हूं, तुरंत क्या भैया अपन को फीडबैक भी मिल गया। ठीक है, अब देखो सेविंग मनी। अब भाई बात बताओ, मैं गब्बर भाई के पास जाके लिख कर दूंगा तो भाई उसके लिए पेज लगेगा, पेज तो फ्री में आता नहीं, पेन लगेगा, पेन तो फ्री में आता नहीं। तो ओरल कम्युनिकेशन से क्या होता है बेटा, ओरल कम्युनिकेशन से पैसा भी बचता है। ये हमारा हो गया तीसरा पॉइंट। ठीक है, और ये इफेक्टिव फॉर ऑल, ये सबके लिए इफेक्टिव होता है, क्योंकि ओरल कम्युनिकेशन सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला कम्युनिकेशन है, तो ये सबसे इफेक्टिव कम्युनिकेशन हम लोग मानते हैं। ठीक है बेटा, चलो मोर रिलायबल है और आरामदेह है। ठीक है, और पावर में ये कर लो, बस ये कितना 1 2 3 4 5 पॉइंट कर लो। ठीक है, उससे ज्यादा मत करो। डिसएडवांटेज ऑफ ओरल कम्युनिकेशन। ओरल कम्युनिकेशन का डिसएडवांटेज क्या है बेटा, सबसे पहले नो लीगल वैलिडिटी, बोली हुई बात की कोई वैल्यू नहीं होती। लेकिन जब भाई बड़ा डील करो तो बोल के मत करो ना, यहाँ बोली पे हो जाता है। जैसे मैं फ्लैट ले रहा हूं तो भाई मैं बोली पे थोड़ी ना लूंगा, मैं तो उससे क्या करूंगा, लिखवाऊंगा, क्योंकि वहां पे बोलने वाली बात, अब यार इतना तो कोई गधा नहीं है, आपको ही पता है कि बोलने वाली बात की कितनी वैल्यू होती है। ठीक है, तो ये क्या है बेटा आपका एक डिसएडवांटेज है। पहला क्या कि लीगल वैलिडिटी इसकी नहीं होता है। ठीक है, चलिए उसके बाद क्या, रिस्क ऑफ लीक ऑफ सीक्रेट, ये दूसरा पॉइंट है। सीक्रेट कैसे लीक होगा, अब जैसे मैं बता रहा हूं अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में किसी को, और कोई तीसरा सुन ले, अच्छा इसकी गर्लफ्रेंड भी हो, रुको उसके माँ बाप को बताता हूं, तो बोलकर जब अपन बताते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, थोड़ा सा लीकेज की संभावना बढ़ जाती, पता चला किसी को पता चल गया। ठीक है, चलो इसके बाद क्या होता है, डिस्टॉर्शन ऑफ मीनिंग। डिस्टॉर्शन ऑफ मीनिंग का मतलब क्या है बेटा, इसमें डिस्टॉर्शन ऑफ मीनिंग देखो पीके में बताया गया कि बोलते एक ही है, मतलब क्या, अच्छा हमें सिखा दिया है, अच्छा फिर वो वाला पीके मूवी सभी ने देखा। तो देखो वर्ड एक ही है लेकिन मतलब क्या है, 4 है। तो यहां पर ये क्या हो गया, डिस्टॉर्शन ऑफ मीनिंग, कि हम लोग मीनिंग को ही क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ठीक है बेटा, चलो इसके बाद देखो कम्युनिकेशन से हम लोग इमोशन को शेयर नहीं कर सकते। इमोशंस जो होता है, यार ये इमोशन नहीं होना चाहिए यार, ठीक है इसको काटो, ये मुझे थोड़ा मजा नहीं आ रहा है ना। प्रॉब्लम फॉर डिस्टेंस प्लेस पीपल, जो लोग दूर में है वो ओरल कम्युनिकेशन नहीं कर सकते। हाँ आप मोबाइल के थ्रू कर सकते हैं।
ठीक है, लेकिन अगर बिना मोबाइल ना हो तो हम लोग ओरल कम्युनिकेशन डिस्टेंस लोगों से नहीं कर पाएंगे। तो ये भी क्या है बेटा, इसका डिसएडवांटेज है। ठीक है, कंफ्यूजन भी होता है कभी कभी, अगर मैं जल्दी से बोलूं तो बोलने में क्या होता है, कभी सामने वाला कंफ्यूज भी कर सकता है। तो इसके आप क्या करो, एडवांटेज के 5 पॉइंट कर लो और इसके आप क्या करो बेटा, 4 पॉइंट कर लो। अब आगे जो है वो आपका क्या होगा, यहाँ पे मैंने 6 क्वेश्चन आपको करवा दिए भैया, 6 वो इंपॉर्टेंट है। अब आगे आपके जो है बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन और भी सारी चीजें। तो भैया अगर इस वीडियो का रिस्पॉन्स अच्छा मिलेगा, 1K व्यूज से ज्यादा होगा, आपके नाम कमेंट होंगे तो अगला वीडियो बनाऊंगा। अदरवाइज बहुत टाइम नहीं है, टाइम लगता है वीडियो बनाने, भाई मैं एडिट करूंगा, टाइम टेकन है बेटा, ये आप पे डिपेंड करता है। अगर आप वीडियो को शेयर करते हो, मैं लाइक और सब्सक्राइब की बात नहीं कर रहा हूं, भले वीडियो को डिसलाइक करो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मुझे फर्क पड़ता है इसमें व्यूज आने चाहिए, क्योंकि मैं बहुत अपना इंपॉर्टेंट समय आपको दे रहा हूं। तब तक अपने और अपनों का खूब ख्याल रखिए। जितने क्वेश्चंस करवाएं कम से कम आप इतना तो लिख लो, इतना तो कर लो, आगे के लिए भी देखते हैं। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। सो फ्रेंड कैसे हैं आप लोग, गए हो बहुत अच्छे होंगे। सो मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग कर रहे थे कम्युनिकेशन स्किल्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर आरजीपीवी यूनिवर्सिटी, और आज हमारा पार्ट 2 है। इससे पहले हम लोगों ने 5-6 क्वेश्चन डिस्कस करा था पार्ट 1 में। तो जिस बच्चों को पार्ट 1 देखना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एक प्लेलिस्ट मैंने बना रखा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज फॉर आरजीपीवी यूनिवर्सिटी, तो आप वहां पर जाइए, उस प्लेलिस्ट में जाइएगा तो आपको पार्ट 1 का वीडियो मिल जाएगा। ठीक है यार, देखो बात समझिएगा, आई एम नॉट अ टीचर ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स। मैं एक टीचर नहीं हूं कम्युनिकेशन का, लेकिन आपके प्यार के लिए मैं कर रहा हूं। बच्चों ने जब मीटअप पे आया था, बच्चों ने बोला सर कम्युनिकेशन करवा दो, मतलब उनका एक विश्वास है कि मैं पढ़ा दूंगा तो वो पास हो जाएंगे। बस उस विश्वास के लिए मैं इस कैमरे के सामने खड़ा हो गया। 2012 में मैंने कम्युनिकेशन का पेपर दिया था और आज 10 साल के बाद मैं कम्युनिकेशन को खोलकर देख रहा हूं। तो ये आपका विश्वास है कि चलो यार, बच्चों को विश्वास है कि मैं पढ़ा दूंगा तो पास हो जाओगे, तो भैया मैं पढ़ा दे रहा हूं। ठीक है, बट मैं कम्युनिकेशन का टीचर नहीं हूं, तो थोड़ा 19-20 हो जाए या तो उतना अच्छे से ना पढ़ा पाऊं भैया, तो दिल पे मत लेना, बुरा मत मान जाना कि अरे यार सर आप तो घटिया पढ़ाते। मैं घटिया पढ़ाता हूं भाई, मैं टीचर नहीं हूं उसका, बस आपके प्यार के लिए मैं यहाँ खड़ा हो गया कि नहीं भैया, स्लाइड बना के बकायदा। ठीक है, चलिए 6 क्वेश्चन अपन ने डिस्कस कर लिया था। आज हम लोग करते हैं अपना 7वां क्वेश्चन। देखिए 7वां क्वेश्चन क्या, व्हाट आर विजुअल एड। देखो यार, ऐसा विज्ञापन, ऐसा एड जो दिखाकर किया जाए, जो क्या किया जाए बेटा, दिखाकर किया जाए, उसको क्या बोलते हैं बेटा, विजुअल एड बोलते हैं। जैसे कि मानकर चलो कि अगर आप टीवी देख रहे हो तो टीवी में जो एड आते हैं बेटा, वो सारे क्या है, वो सारे विजुअल एड है। जैसे कि अपन आईपीएल देखते हैं तो आईपीएल में ब्रेक होता है, ब्रेक में कुछ ना कुछ क्रिकेट बाउंड्री होता है, तो ड्रीम 11 पे टीम बना लो, मैं ये करता हूँ, ये सारे क्या है बेटा, ये सारे विजुअल एड है। मतलब ये प्रमोशन तो अपना कर रहे हैं, लेकिन कैसा प्रमोशन कर रहे हैं, विजुअली, मतलब दिखा कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं बेटा, दिखाकर। जैसे कि आप कॉलेज जाओगे, कहीं भी जाओगे, आपको बड़े बड़े बैनर दिखेंगे, ठीक है, जैसे कि XYZ टेलर, तो ये भी क्या बेटा, आपका एक विजुअल एड है। आप कहीं भी जाओगे जैसे डीडी सिटी मॉल, तो ये जगह जो सारी चीजें दिखाकर क्या हो रही है बेटा, प्रमोशन हो रही है। जैसे मूवीज वगैरह के पोस्टर लगते हैं, वो सारे क्या होते हैं बेटा, विजुअल एड होते हैं। मतलब ऐसा विज्ञापन जो दिखाकर किया जा रहा है। सच है, यहाँ पर देख लो, ग्राफ हो गया, फोटोग्राफ हो गया, वीडियोज हो गए, ये सारे क्या होते हैं बेटा, विजुअल एड में आते हैं। ठीक है, यहाँ पर एडवांटेज क्या है बेटा विजुअल एड का, कि ये थोड़ा क्लैरिफाई होता है, यहाँ पर समझाने की उतनी जरूरत नहीं होती, लोग देखते हैं उससे ज्यादा समझ लेते हैं। जैसे कि गाड़ी का ऐड आ रहा है, अब गाड़ी स्पीड चल रही, बहुत पावरफुल है, तो वो दिखाने में विजुअली वो दिखाने की कोशिश कर रहा है ना। वॉशिंग पाउडर निर्मा, ले आओ धो लो कपड़े, मतलब दिखाकर वो बता रहा है, वो अपनी अच्छाई को बता रहा, मतलब वो क्या कर पा रहा, क्लैरिटी दे पा रहा। जैसे कि बेटा अगर मैं लिखकर आपको पढ़ाऊं ना, मैं बस आपको लिखकर क्या करूं, भेज दूं, नोट्स भेज दूं, और मैं सामने से खड़ा होकर पढ़ा रहा हूं, तो नोट्स से ज्यादा इफेक्टिव क्या होता है बेटा, विजुअल, कि मैं सामने खड़ा होकर पढ़ा रहा हूं। है तो सारी चीजें बुक में, लेकिन अगर कोई सामने से खड़ा होकर आपको बता दे रहा, आपको विजुअली कोई अपीयरेंस दे दे रहा बेटा, तो उन सारी चीजों को क्या बोलते हैं, विजुअल एड बोलते हैं। ठीक है, तो इसे आप लिख लेना। और यहाँ पे क्या होता है, विजुअल एड में थोड़ा लोग इंटरेस्ट भी दिखाते हैं, है ना। जैसे कि देख लो, विजुअल इमेज जो आपका होता है बेटा, वो थोड़ा सा इंटरेस्ट भी जगाता है, और साथ ही साथ थोड़ा सा रिटेंशन भी क्या करता है, वो गेन करता है ना। जैसे कि विजुअली, जैसे कि जो भी ऐड आते हैं बेटा, है ना, विजुअली वो क्या करते हैं, थोड़ा सा रिटेंशन, मतलब लोगों का ध्यान आपस में क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। तो ये चीजों को आप लिख लो। अगर आता है विजुअल ऐड के बारे में तो ये आप लिख सकते हो, एग्जाम में आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं 7C ऑफ कम्युनिकेशन। 7C कम्युनिकेशन में 7C है। देखो, पहला C यहां, दूसरा यहां, तीसरा यहां, चौथा यहां, पांचवा यहां, छठा यहां और सातवां यहां।
ठीक है, मतलब समझ लो कि आपका 7C क्या है, 7C एक प्रिंसिपल है। 7C क्या है बेटा, एक प्रिंसिपल है, एक सिद्धांत है। किसका सिद्धांत है, कम्युनिकेशन का सिद्धांत है कि अगर हम लोग 7C के प्रिंसिपल को फॉलो करेंगे तो हमारा कम्युनिकेशन क्या हो जाएगा, बहुत ही ज्यादा अच्छा हो जाएगा। जहां पर हर सी का अपना है एक मतलब है। तो अगर आपको एग्जाम में आता है बेटा और आप इस तरीके से लिख देते हो, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे, आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। ठीक है, जहां पर पहला सी क्या है बेटा, क्लियर। क्लियर इन द सेंस, देखो बेटा, मेक ऑब्जेक्टिव क्लियर, मतलब मैं यहां पर आया हूं, मैंने क्लियर कर दिया कि भाई आज मैं कम्युनिकेशन का क्वेश्चन करवाने वाला हूं। कुछ लोग होते हैं ना यूट्यूब में कि भैया, हाँ, जैसे कि आप सर्च करना कि टीवी को प्लग कैसे करें, तो वो पूरा दुनिया की बातें करते, लास्ट में बताते हैं टीवी को प्लग कैसे करें। पहले वो बोलेंगे सब्सक्राइब करो, फलाना करो, ढिमाका करो, फिर ऐसे जाइए, वैसे कीजिए, फिर लास्ट में वो चीजें बताते हैं। ठीक है, तो वो क्या रहा, टू द पॉइंट नहीं बात कर रहे हैं। ठीक है, तो आप सबसे पहले कह रहा हूं कि कम्युनिकेशन में आप क्लियर रहो कि आप बोलना क्या चाहते हो, सामने वाले को बताना क्या चाहते हो। ठीक है, जो वर्ड्स हैं बेटा वो आपको उतना कॉम्प्लेक्स नहीं लेना, सिंपल वर्ड्स आपको यहां पर यूज करना है, क्योंकि जितना सिंपल वर्ड्स आप यूज करोगे उतना आपका क्या होगा बेटा, जो ऑब्जेक्टिव होगा वो क्लियर होगा, है ना। अगर मैं आपको सिंपल भाषा में बताऊं, जैसे कल मैं बात कर रहा था तो गब्बर भाई की बात कर रहा था कि मैं सुबह जाता हूं, मैं बोलता हूं, तो वहां पे चीजें क्या हो रही थी बेटा, थोड़ी सी क्लियर हो रही थी। ठीक है, तो यहां पर अपन को क्या, अपने वर्ड्स को क्या करना है बेटा, क्लियर रखना है। दूसरा क्या सी का मतलब होता है, दूसरा सी का मतलब होता है कॉन्साइज। अब यहाँ कॉन्साइज का मतलब क्या बेटा, कीप इट क्लियर एंड टू द पॉइंट। कॉन्साइज का मतलब क्या हो गया बेटा, कि टू द पॉइंट आप बात कीजिए, घुमा फिराकर बात करने की जरूरत नहीं। पहला वाले में क्या है बेटा, आप ऑब्जेक्ट क्लियर रखिए कि आप बोलना क्या चाहते हो, और जो भी बोलना चाहते हो वो टू द पॉइंट बोलो। पहले का मतलब क्या कि आप बोलना क्या चाह रहे हैं, जो आपका ऑब्जेक्टिव है। जैसे मेरा ऑब्जेक्टिव आज आपको कम्युनिकेशन पढ़ाने का है, ठीक है, और मैं क्या कर रहा हूं बेटा, एकदम क्लियर, एकदम पॉइंट टू पॉइंट यहां पर आपसे बातें कर रहा हूं। ठीक है, तो ये दूसरा सी का मतलब क्या हो गया, कॉन्साइज हो गया। तीसरा सी का मतलब हो गया कंक्रीट। कंक्रीट का मतलब क्या है बेटा, यूज फैक्ट्स एंड फिगर टू सपोर्ट योर मैसेज। मतलब आप जो बोलना चाहते हो, आप जो बोलना चाहते हो वो फैक्ट के साथ बोलो। जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि पिछले साल से महंगाई बढ़ी है, तो अगर मैं इसके पीछे एक फैक्ट दूंगा कि ये संस्था है XYZ और इस संस्था ने फैक्ट बताया है कि भाई ऐसा हो रहा है, महंगाई बढ़ गई, तो मतलब अगर मैं कोई बात बोल रहा हूं फैक्ट के साथ बोल रहा हूं। जैसे मैं बोल रहा हूं कि ये क्वेश्चन क्या इंपॉर्टेंट है, तो मैं फैक्ट क्या यहां पे ऐड करूंगा, मैं फैक्ट ऐड करूंगा कि पिछले बहुत सालों में पूछा गया, सच में ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये सच में एक फैक्ट है कि ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पे क्लियर कर रहा हूँ, फैक्ट मतलब बता रहा हूं आपको कि भैया ये पिछले साल पूछा गया, तो इस बार ये पूछ सकता है। तो ये एक फैक्ट हो गया कि हाँ, जो बता रहे उसका आप एक फैक्ट बताओ कि हाँ ऐसा इस वजह से हो रहा है। सिर्फ हवा में बातें करने से कुछ भी नहीं होगा बेटा। ठीक है, चलो उसके बाद करेक्ट। आप जो बोलिए बेटा करेक्ट बोलिए, है ना। आपका जो लेवल ऑफ लैंग्वेज है वो एकदम सही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप हाई लेवल पे चले गए और सामने वाले को समझ में ही नहीं आ रहा है। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखना पड़ता है, खास करके कम्युनिकेशन में। ठीक है बेटा, चलो तीसरा सी आपका ये रहा। ये क्या डिस्कस कर रहा है बेटा, अवॉइड कवरिंग टू मच। अवॉइड कवरिंग टू मच, इसका मतलब क्या है बेटा कि डज योर मैसेज मेक सेंस। क्या यहां पे एक सवाल पूछा जा रहा है कि क्या आपका बोलना कोई सेंस क्रिएट कर रहा है। तो यहां पर बेटा देखो, यहां पर ये बोलना चाह रहा है, कोहेरेंट का मतलब ये हो गया कि आप जो भी बोलना चाह रहे हो आप कम शब्दों में बोलो। आप ज्यादा बोलोगे ना, बकबक करोगे, तो लोग आपके पे वो फोकस नहीं करेंगे। आपको कम बोलना है लेकिन टू द पॉइंट बोलना है। ठीक है, ये पांचवा सी हो गया। उसके बाद कंप्लीट, जब भी बोलिए तो आप कंप्लीट बोलिए, है ना। जैसे अगर मैं कोई चैप्टर स्टार्ट करवाता हूं तो अगर मैं कंप्लीट करवा दूं तो अच्छी बात होगी, बीच में छोड़ूंगा तो अच्छा नहीं होता है। तो उसी तरीके से अगर आप किसी के साथ कम्युनिकेट कर रहे हो, ठीक है, तो आप पूरा कम्युनिकेट करो, टोटल मतलब A to Z चीजें उससे आप कम्युनिकेट करो। हाँ, लेकिन ज्यादा लेंदी नहीं होना चाहिए, शॉर्ट में आपको क्या करना है, उसे कंप्लीट करना है। और ये जो आखिरी सी है बेटा कॉर्टेरियस, इसका मतलब क्या हो गया, पोलाइट रहिए आप। पोलाइट का मतलब क्या है, काम रहिए। काम मतलब रिलैक्स। ठीक है, पूरे कम्युनिकेशन के दौरान आपको क्या रहना, रिलैक्स हो जाना है ना। न्यूज टीवी डिबेट की तरह नहीं कि तुम वो इसको गाली दे रहा है, ये इसको गाली दे रहा है। मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मैं बड़ा काम हूं, बहुत आराम से मैं आपसे बातें कर रहा हूं, आप भी मेरी बातों को सुन रहे हो। ठीक है बेटा, तो ये आपका हो गया 7वां सी, इसको कर लेना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है बेटा, 7C प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन। चलिए बेटा, अब बात करते हैं बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन। बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन, देखो बैरियर का मतलब क्या होता है, रुकावट। बैरियर का मतलब होता है रुकावट।
ठीक है बेटा, रुकावट इन द सेंस हम लोग कम्युनिकेट कर रहे और किसी वजह से हम लोग रुक पा रहे हैं, हम लोग कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं, दिक्कत हो रही है, तो उसे क्या बोलते हैं बेटा, बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन बोलते हैं। जहां पर जो सबसे पहला बैरियर यहां पर हम लोग डिस्कस करेंगे वो है फिजिकल बैरियर। देखो बेटा अभी बात समझो, फिजिकल बैरियर पहले बहुत ज्यादा था, अभी क्या हो गया, कम हो गया। कम इन द सेंस बेटा जैसे कि मैं भोपाल में रहता हूं और मेरा दोस्त इंदौर में रहता है, अगर ये 1980s की बात होती बेटा, तो देखो मैं भोपाल में इंदौर में मैं कम्युनिकेट कर ही नहीं पाऊंगा, अगर मुझे कुछ बताना हो तो मैं उसको बता ही नहीं पाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे फिजिकल गैप हो गया हमारे बीच में, वो बहुत ज्यादा दूर है, वो बहुत ज्यादा दूर है बेटा। तो वो जो बैरियर होता है उसे हम लोग बोलते हैं फिजिकल बैरियर। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई दूर खड़ा है और मैं उसे चिल्ला रहा हूं, दोस्त रुक जाओ मेरे लिए, रुक जाओ मेरे लिए, रुक जाओ, वो सुन नहीं पा रहा, तो ये भी एक तरह का क्या, फिजिकल बैरियर है। अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूं, कोई आ जाए, हाँ भैया बारी से बारी मतों में विजय बनाए, फलाना ढिमाका को वोट दें, गाजर छाप को वोट दें, केक छाप को वोट दें, इन द सेंस मतलब अभी होने लगे, तो आप मेरी बात को सुन नहीं पाओगे, तो ये भी एक तरह का क्या है बेटा, फिजिकल बैरियर। मतलब हमें सुनने में और समझने में अगर रुकावट आ रही है फिजिकली अगर रुकावट आ रही है बेटा, तो उसको हम लोग बोलते हैं फिजिकल बैरियर। ठीक है, चलिए जो दूसरा टाइप का बैरियर होता है बेटा वो होता है लैंग्वेज बैरियर। अब लैंग्वेज बैरियर इन द सेंस कि मैं चला जाऊं चाइना और चाइना में सिर्फ चाइनीज ही बोली जाती है, भाई हमको तो चाइनीज आता नहीं, तो मैं बोलूंगा डू आई वांट टू टेक कॉफी, वो बोलेगा आई कौन जाऊं, या तो वो बोलेगा मुझे आवाज जाने ना लो। अब यहां दिक्कत हो गया, भाई हमें आता है इंग्लिश और उसे आता है चाइनीज, दिक्कत है भाई। कम्युनिकेट कब कर पाएंगे, जब उसे भी इंग्लिश आए, तो इंग्लिश वाला कम्युनिकेट करे या मुझे चाइनीज आए। तो जब आपके लैंग्वेज में डिफरेंस होता है बेटा, और लैंग्वेज डिफरेंस के वजह से आप कम्युनिकेट नहीं कर पाते हो, ठीक है, तब उसे क्या बोलते हैं बेटा, उसे बोलते हैं लैंग्वेज बैरियर। ठीक है, और ये लैंग्वेज बैरियर गूगल के जो हमारे सुंदर पिचाई जी थे, उन्होंने महसूस करा था जब वो चाइना गए थे, उन्हें बड़ा डिस्कम्फर्ट हुआ, तो उन्होंने क्या किया, एक ऐसा ट्रांसलेटर ही बना दिया, कान में लग जाएगा, वो जो बोलेगा ना वो ट्रांसलेट करके आपको आपके लैंग्वेज में बताएगा, और आप जो बोलोगे उसके कान में लगा रहेगा, तो आपको लैंग्वेज, तो वो क्या हुआ, ट्रांसलेटर एक आ गया, गूगल का ट्रांसलेटर। चाइनीज बोलेगा तो आपको वो इंग्लिश में सुनाई देगा, और आप इंग्लिश में बोलोगे तो उसको चाइनीज में सुनाई देगा। तो उसने क्या किया, ये जो हमारा लैंग्वेज बैरियर था उसको क्या किया बेटा, डिस्ट्रॉय किया। जैसे बैरियर्स क्या है, अब देखो बैरियर बहुत कम रहा है पढ़ना, लेकिन देखिए ये जो बैरियर था फिजिकल बैरियर, ये मोबाइल फोन से दूर हो जा रहा है। ठीक है बेटा, और ये जो लैंग्वेज बैरियर मैंने क्या बोला, ट्रांसलेटर से ये क्या हो जा रहा है, दूर हो जा रहा है। ठीक है बेटा, चलिए तीसरा जो बैरियर होता है बेटा वो होता है कल्चरल बैरियर। कल्चरल बैरियर इन द सेंस जैसे कि मैं विदेश जाता हूं, जैसे मेरे माँ बाप विदेश गए, ठीक है, माँ पापा गए हैं विदेश, अब यार यहाँ का कल्चर क्या है, सभी को पता है, सब लोग आराम से घूमते फिरते हैं ऐसे, अब बाहर के कल्चर में क्या सब लोग घूम रहे, तो वो थोड़ा डिस्कम्फर्ट रहेंगे, वो कम्युनिकेट करने में भी उनको नहीं बनेगा, उनको लगेगा कि वो बहुत हाई फाई है या तो फिर ऐसा वैसा, तो वो कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। चाहे आपके माँ बाप हो, चाहे मेरे माँ बाप हो, चाहे मैं खुद भी जाऊंगा, तो जितना कंफर्ट हम लोग इंडिया में फील करते हैं उतना कंफर्ट वहां फील नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारे में क्या है, ये कल्चरल गैप है। क्या है बेटा, कल्चरल गैप है, हम लोग कुछ भी करते हैं तो आसपास को ध्यान में रख के करते हैं, लेकिन वहां पे ना करो कोई दिक्कत नहीं। तो ये जो गैप है बेटा, ठीक है, जो अपन को रोकेगा कि उससे कम्युनिकेट करने पे, तो उनकी बातें समझने के लिए, तो वो होता है हमारा कल्चरल गैप। ठीक है बेटा, चलिए तो ये हमारा हो गया कल्चरल, जिसको आप तीसरे नंबर पे दो, ये पहला बैरियर और ये आपका दूसरा बैरियर। ठीक है, चलो उसके बाद कभी कभी क्या होता है बेटा, इमोशनल बैरियर भी होता है। इमोशनल बैरियर इन द सेंस कोई प्यार में कितना भी समझा दो बच्चे को, समझेगा ही नहीं, उससे कम्युनिकेट करना ही बेकार है, उससे कम्युनिकेट करना ही बेकार है। तो उस टाइप का बैरियर क्या होता है, इमोशनल बैरियर। वो जान रहा उसका नुकसान है, फिर भी आप समझाओगे उसके साथ कम्युनिकेट कर, कोई फायदा नहीं है, तो वो भी एक तरह का क्या है, बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन ही है। ठीक है, और ये देखो इमोशनल और साइकोलॉजिकल को तो मैं एक तरह मानता हूं, जैसे कि साइकोलॉजिकल इन द सेंस अगर मैं बोलूं आपको, जैसे मैंने एक बच्चे को बोला कि भैया आप इंस्टाग्राम और मत चलो, एग्जाम तक आप पढ़ाई करो, तो इस भाई साहब ने क्या किया, हमारे गर्लफ्रेंड को ही रिक्वेस्ट भेज दिया। मीटअप में थी, मेरी गर्लफ्रेंड भी थी, तो उन्होंने बोला कि भैया आपने तो मना किया था इंस्टाग्राम चलाने के लिए, आपके बच्चे हमें रिक्वेस्ट भेज रहे हैं। हम बोले वाह यार, हमने तो मना करा था। तो मतलब पबजी खेलने वाले को कितना भी समझा दो वो नहीं समझेंगे, उनसे कम्युनिकेट करने को मतलब प्यार में लोग हैं, उनको कितना भी समझा दो समझेंगे नहीं। ठीक है बेटा, तो ये हो गए आपके बैरियर, जहां पर आपको ये तीन बैरियर तो अच्छे से करना है, और ये चौथा इमोशनल बैरियर आप कर दो, 4 बैरियर्स कर लोगे आपका काम
बन जाएगा। ठीक है बेटा, चलिए अगर एग्जाम में आता है इस तरीके का फ्लो चार्ट बनाकर आपको क्या करना, सभी को थोड़ा थोड़ा डिफाइन करना है, अपने वर्ड्स में लिखना है बेटा। ठीक है, चलिए उसके बाद बात करते हैं नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन इन मॉडर्न बिजनेस वर्ल्ड। अब यार देखो सीधी सी बात है बेटा, कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर मैं अच्छा टीचर हूं और मैं आपको अच्छे से पढ़ा नहीं पा रहा हूं, आपको कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा हूं आपके साथ, तो मैं एक अच्छा टीचर कभी नहीं कहला सकता। उसी तरीके से बेटा बिजनेस में क्या है कि सबको अपना जो प्रोडक्ट है वो सेल करना है। तो अगर आप अच्छाइयां नहीं बता पाओगे, कम्युनिकेट नहीं कर पाओगे, तो आप अपने प्रोडक्ट को भी नहीं बेच पाओगे। ठीक है, तो मॉडर्न वर्ल्ड में बेटा आपका जो कम्युनिकेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कम्युनिकेशन क्या करता है बेटा, आपको इंटरनेशनल मार्केट में हेल्प करता है। अगर आप इंग्लिश अच्छा बोल लेते हो तो आप इंटरनेशनली भी जाके कम्युनिकेट कर सकते हो। मतलब एक कंपनी आपको हाथों हाथ उठा ले कि भैया नहीं, ये इंग्लिश भी बोल सकता है, चाइनीज भी बोल सकता है। बहुत ऐसे लोग हैं इंडिया में जो बहुत तरह के डिफरेंट लैंग्वेज यूज कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर देखो आप जैसे चाइनीज में गए और चाइना में गए, चाइनीज में बात करें तो एक इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, वो ट्रांसलेटर तो है, लेकिन अगर आप खुद से सीख कर जाते हो लगता है कि नहीं यार ये हमारे लिए क्या है, थोड़ा सा पॉजिटिव है, अगर प्रॉब्लम होगा तो ये हमारी चीजों को समझेगा। ठीक है, दूसरा यहाँ पर क्या है बेटा, हेल्प इन इफेक्टिव बिजनेस, ये 2 बार दे दिया है। ठीक है, इफेक्टिव बिजनेस ये यही सी बात है बेटा, अगर आपका कम्युनिकेशन अच्छा रहेगा तो आपका बिजनेस क्या होगा बेटा, इफेक्टिव होगा। आपका इमेज क्या होगा बेटा, बिल्ड होगा इससे। ठीक है, आप कॉम्पिटिटर्स को भी अपने साथ क्या कर सकते हो बेटा, चेक कर सकते हो। ठीक है, चलो उसके बाद क्या है बेटा, अवॉइड स्ट्रेस। अगर आपका कम्युनिकेशन अच्छा है, बहुत अच्छा, तो आपको क्या है एक अपन से, जैसे मैं क्या हूं एज ए टीचर, जैसे कि मैं कम्युनिकेशन स्किल का टीचर नहीं, लेकिन हाँ मुझे इतना है कि मैं समझा सकता। तो आपको लग रहा हो कि नहीं यार मैं कम्युनिकेशन का टीचर हूं, तो देखो बेटा अगर मेरा कम्युनिकेशन अच्छा है तो मैं दूसरे सब्जेक्ट को भी हैंडल कर पा रहा हूं। तो यहाँ पर क्या होता है बेटा, स्ट्रेस भी थोड़ा सा क्या होता है, अवॉइड होता है। अब क्या हम लोग जा रहे हैं, हिचकिचा रहे हैं, बोल ही नहीं पा रहे, बहुत ऐसे बच्चों के साथ ऐसा होता है कि अपन गए प्रिपेयर हो गए, एग्जाम में गए, स्ट्रेस के मारे लिख ही नहीं पाए, तो फिर क्या मतलब बनता है। ठीक है बेटा, चलो उसके बाद क्या है बेटा, आपके जो रिलेशंस है वो बनाने में ये क्या करता है, हेल्प करता है। जाहिर सी बात है अगर सारी चीजें अच्छी होंगी तो आपका जो बिजनेस का टर्नओवर है वो भी क्या होगा बेटा, बढ़ेगा। तो ये बहुत आसान सा था, जितनी चीजों को मैंने यहाँ पर बोल किया उसको आप अच्छे से देख लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद क्या है बेटा, इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन फॉर टेक्निकल स्टडीज। टेक्निकल स्टडी में कम्युनिकेशन का मतलब क्या इंपॉर्टेंट है। देखो बेटा एक बात समझना, अगर आपका कम्युनिकेशन अच्छा है तो आप चीजों को गेन भी कर सकते हो बहुत इजीली। किसी भी चीज को आप गेन कर लोगे, जैसे आप कम्युनिकेट अच्छा कर पाते हो, आपका कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छा है, तो सामने वाला अगर कोई टीचर है वो आपको समझा रहा है तो बहुत आसानी से गेन कर लो। जैसे किसी बच्चों को इंग्लिश बहुत अच्छा आता है, अब वो डरेगा नहीं क्योंकि उसका इंग्लिश अच्छा है, सामने वाला जो बोल रहा है उसको समझ में आ रहा है। जैसे कि यहाँ पर अभी जो भी चीजें अपन पढ़ रहे हैं इंग्लिश में पढ़ रहे हैं, तो जो इंग्लिश मीडियम वाला बच्चा उसको थोड़ा कंफर्ट फील हो रहा होगा, जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे उसको थोड़ा सा डिस्कंफर्ट हो रहा होगा। तो देखो बेटा लैंग्वेज ही अपन को बताता है, दोनों देखो मेहनती दोनों है। आप ये मत बोलना भाई मेरे इस चक्कर में रहना ही मत कि इंग्लिश मीडियम वाले तेज होते हैं और हिंदी मीडियम वाले कमजोर होते हैं, एकदम इस चक्कर में मत रहना भाई। कोई कंपटीशन ही नहीं है, सारे बच्चे तेज होते हैं। इंग्लिश वाले समझते हैं कि तेज, हिंदी वाले मेहनती बहुत होते हैं यार। यूपी का बच्चा तो मुझे कोर्स लेने के बाद कॉल ही नहीं करता, कोर्स ले चुपचाप से पढ़ता है, एग्जाम के बाद रिजल्ट आता तो कॉल करता तबियत से कि सर पास हो गए अच्छे नंबर से, मेहनती है। तो यहां पर कोई ये मत सोचना है ना, हमने हमेशा बोला कि आप कभी भी घबराओ मत, कोई किसी से कम नहीं, कोई किसी से ज्यादा नहीं। हाँ लेकिन एक बात है बेटा कि अगर इंग्लिश में पढ़ाई हो रही है तो इनको थोड़ा सा क्या होता है बेटा, बेनिफिट होता है, क्योंकि अभी तक ये क्या है बेटा, इंग्लिश से ही पढ़ते आ रहे हैं। हाँ हिंदी मीडियम वालों को थोड़ा सा बेनिफिट नहीं होता, लेकिन ये होगा, धीरे धीरे चीजें क्या होती हैं बेटा, इंप्रूव होती है। तो एक बात आप समझ लो कि अगर आपका कम्युनिकेशन अच्छा है तो आप अपनी टेक्निकल स्टडीज भी अच्छा कर सकते हो, और जिसका वीक है वो धीरे धीरे वो हो जाता है। ऐसा नहीं है भाई कि जो जैसा वो वैसा रहता है, वैसा कभी नहीं होता। आज मैं कैमरे के सामने इतना बोल ले रहा हूं, क्या पहले बोल पाता था? नहीं बोल पाता था भाई, इतने कॉन्फिडेंट के साथ हूं, जो नहीं आता वो समझा दे रहा हूं, जो मेरा सब्जेक्ट नहीं 10 साल पहले पढ़े, तो चीजें इंप्रूव होती हैं। हाँ अगर कम्युनिकेशन आपका अच्छा है बेटा तो आप टेक्निकल स्टडीज को भी अच्छे से कर सकते हो। यहां पर मैंने कोई भी आंसर नहीं पुट करा, क्योंकि अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो ये आप खुद से लिखोगे टूटे फूटे इंग्लिश में। कम्युनिकेशन हेल्प्स टू इंप्रूव लर्निंग, कम्युनिकेशन इंप्रूव्स लिसनिंग, नहीं कम्युनिकेशन इंप्रूव द लर्निंग एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ मैथमेटिक्स, ऐसे करके कुछ भी लिखो।
ठीक है, सीखने को मिलता है, समझने को मिलता है। अपने लैंग्वेज में लिखो, जो जैसा लिख सकता है, जितना टूटा फूटा लैंग्वेज में लिख सकता है उतने टूटे फूटे लैंग्वेज में आपको लिखना है, डरने की जरूरत नहीं है। ठीक है बेटा, चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन? यार बड़ा फेमस कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, बिना बोले। जैसे कि गोलू बॉलिंग करता है, टांग, अगर मैं कीपिंग कर रहा हूं तो मैं गोलू के ऐसे हाथ दिखा देता हूं तो गोलू समझ जाता भाई रुकना है। मैंने बोला नहीं, मैंने ऐसे हाथ दिखा दिया तो वो से फील्डिंग एडजस्ट करना है। मैंने सुमित को बोला चलो थोड़ा राइट हो जाओ, तो मैं क्या कर रहा हूं, इशारों से बातें कर रहा हूं, इशारों। तो जो इशारों में जो बातें होती हैं वो नॉन वर्बल होती हैं। वो क्या होती है बेटा? नॉन वर्बल। जैसे फेशियल एक्सप्रेशन, अब मैं गुस्सा करूंगा तो मैं देख लूंगा तो समझ जाएगा सामने वाला अरे गुस्सा कर रहा है। तो ये भी कम्युनिकेशन का तरीका, गुस्सा से देखना, बेटा तेज भाई से फेशियल एक्सप्रेशन। दूसरा क्या है बेटा? टच। अब किसी को प्यार से टच करोगे तो बोलेगा अच्छा बहुत अच्छा है, किसी को कैसे कस के दाबोगे मारोगे तो यार समझ जाएगा गुस्सा है मेरे से। ठीक है बेटा। तीसरा क्या बेटा? गेस्चर। जो गेस्चर मैंने आपको बताया, गेस्चर इन द सेंस बेटा, जैसे गोलू बेटा रुक जाओ, राजी आप राइट में चले जाओ, ऐसे फील्डिंग सेट करना, महेंद्र सिंह मैकुलम है ना। वैसे मैं क्रिकेट खेलता हूं तो मैं कीपिंग करता हूं तो आई एम महेंद्र सिंह मैकुलम है ना, क्रिकेट के फील्ड से। हाँ भैया आप इधर चले जाओ, ऐसे आप ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है बेटा, चले तो ये आपका हो गया गेस्चर। और उसके बाद क्या है बेटा? आई कांटेक्ट है ना, जैसे राजमाता शिवगामी ऐसे घूर के देखती है भैया, तो आई कांटेक्ट भी एक बहुत अच्छी चीज होती है ना। आई कांटेक्ट के थ्रू भी हम लोग आंखों ही आंखों में बहुत सारी चीजें कर लेते हैं ना। चलो वो वाली बातें नहीं करने वाला हूं मैं। आप बोलोगे यार सर आप मतलब जहां गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड लड़कियों की बातें होती है वो वाली बातें मैं नहीं करने वाला हूँ। ठीक है बेटा। चलिए, बॉडी का जो मूवमेंट होता है उस पोस्चर से भी अपना कॉन्फिडेंट अपन को दिखता है बेटा। ठीक है, तो आप इसको देख लो। अगर आएगा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन तो आप खुद से भी लिख सकते हो, बाकी मैंने यहाँ थोड़ा सा आपको लिखवा दिया। ठीक है, चलिए वैसे मैं कौन हूं? महेंद्र सिंह माकुलम। अब यार देखो, वर्बल और नॉन वर्बल में क्या डिफरेंस है? तो भाई मेरे वर्बल जो हम लोग बोलकर करते हैं, ठीक है, और नॉन वर्बल जो हम लोग क्या करते हैं? दिखाकर करते हैं। ठीक है, तो अभी नॉन वर्बल मैंने आपको बता दिया। मैंने अभी यहां पर आपको क्या बता दिया बेटा? नॉन वर्बल मैंने आपको बता दिया, तो ये आपको ध्यान रखना है। वर्बल में क्या होता है? हम लोग बोलकर चीजों को करते हैं, तो यहां पर बोलकर आपको थोड़ा सा बस अपने वर्ड में क्या कर देना है, इसको डिफाइन कर देना, जो भी आप लिख पाओ। ठीक है ना। जो भी कम्युनिकेशन हम लोग बोलकर जो कम्युनिकेट करते हैं बेटा वो हो गया वर्बल, और जो हम लोग इशारों में कम्युनिकेट करते हैं वो हो गया नॉन वर्बल। यहां पर आपको अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको इसे खुद से लिखना है। ठीक है बेटा, चलिए अब आखिरी क्या है बेटा? आखिरी है विजुअल कम्युनिकेशन एंड ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन। देखो, विजुअल जो सिर्फ दिखाई दे, सिर्फ देखना, सिर्फ क्या करना बेटा? देखना। तो देखो बेटा, एक काम करना, जैसे मेरा वीडियो स्टार्ट होता है तो मैं क्या करता हूं, एक ऐड देता हूं, M1 पढ़ लो, M2 पढ़ लो, M3 पढ़ लो, फलाना कर लो, ढिमाका कर दो, है ना। जैसे वीडियो स्टार्ट होता है ऐसा आपको दिखता है। तो ये कैसा है बेटा? ये आपका विजुअल कम्युनिकेशन है। मैं बस आपको दिखा रहा हूं कि फलाना चीज हमारे यहाँ पे होती है। जैसे मैंने अभी कोचिंग खोला तो कोचिंग का मैंने बोर्ड लगा दिया कि XYZ कोचिंग। तो मैं क्या कर रहा हूं? सिर्फ दिखा रहा हूं। सिर्फ क्या कर रहा हूं बेटा? दिखा रहा हूं। तो जब मैं दिखा रहा हूं तो वैसे कम्युनिकेशन को बोलते हैं विजुअल कम्युनिकेशन। ठीक है बेटा। और ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन का मतलब क्या है कि दिखाने के साथ साथ मैं क्या कर रहा हूं बेटा? साउंड का भी इस्तेमाल कर रहा हूं। यहां पर जैसे मैं आपको दिखा भी रहा हूं और बोल भी रहा हूं, तो ये आपका क्या हो जाएगा? ऑडियो विजुअल। जैसे कि आपके टीवी ऐड हो गए, ठीक है, आप जो मूवीज देखते हो, आप जो सॉन्ग सुनते हो, ठीक है, ये क्या है बेटा? ऑडियो विजुअल है। मतलब आप देख भी रहे हो और सुन भी रहे हो। और ऐसी चीजें जो सिर्फ आप देखते हो सुनते नहीं हो बेटा, वो किस में आता है? वो आपका विजुअल कम्युनिकेशन में आता है। और ऐसा कम्युनिकेशन जो आप बोल भी रहे हो और देख भी रहे हो वो आपका ऑडियो विजुअल में आएगा। तो अगर ये क्वेश्चन भी आता है तो आपको खुद से लिखने का कोशिश करना है बेटा। ठीक है, अब देखते हैं इस वीडियो का रिस्पांस कैसा होता है। तो आगे मैं आपको रिज्यूम राइटिंग वगैरह जो भी होगा अपने तरफ से करूंगा बेटा। ऐसा कुछ भी नहीं है, बस आप मेहनत कीजिए, पॉजिटिव रहिए, पढ़ने लगिए, पॉजिटिव बनो बस। रिजल्ट डज नॉट मैटर एट ऑल। आपका सुधरना ज्यादा जरूरी है। रिजल्ट हो जाता है, बच्चे डिग्री ले लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। डिग्री लेना कोई बड़ी बात नहीं। आप में कितना सुधार आ रहा है ये मैटर करता है कि आपके आगे की लाइफ क्या हो। बच्चे घबराए हुए थे कि सर पढ़े नहीं है, बैक लग जाएगा, लग जाने दो ना। अगर आप में इंप्रूवमेंट नहीं है और आपके बैक लगने से अगर आपको इंप्रूवमेंट होता है, जैसे इन द सेंस किसी ने मैथ नहीं पढ़ा,
मैथ में उसका क्या हो गया, बैक लग गया। फिर से वो मैथ उसे क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। तो अब ये क्या होगा, मैथ को पढ़ेगा, तो मैथ पढ़ेगा तो बैक क्लियर भी हो जाएगा। तो फायदा किससे हो, फायदा बच्चे को ही हो। बैक का नुकसान नहीं, बैक का फायदा है। लेकिन डरते हैं, डरो मत, कुछ नहीं होता। आप में अगर स्किल्स है आराम से प्लेस्ड हो जाओ। अगर आपके अंदर स्किल नहीं है, सिर्फ रिजल्ट है, रिजल्ट के बलबूते आज तक ना कोई कभी प्लेस्ड हुआ है, ना कभी कोई प्लेस्ड हो पाएगा। अपने और अपनों का खूब ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय, टाटा। हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। सो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? गए हो बहुत अच्छे होंगे यार। अच्छे तो नहीं होंगे ना। मैथमेटिक्स 2 का पेपर मतलब आधे बच्चों का अच्छा गया और आधे बच्चों का खराब गया है ना। बोलोगे सर इंग्लिश के साथ में आप ये मैथ्स कहाँ से ले आ रहे हो? यार देखो, मैथ्स के साथ दिक्कत क्या हुआ कि आप लोगों की आंखें देर से खुली। तो जिन बच्चों ने देर से पढ़ना स्टार्ट करा उनका पेपर खराब गया, और जिन बच्चों ने पहले से पढ़ा उनका पेपर बहुत अच्छा गया। एक डिफरेंस है यार। अगर मेरी खुद के बच्चों की बात की जाए तो 60% बच्चों का पेपर अच्छा गया, 40% का खराब गया। खराब जाने वालों के पीछे रीजन वही था कि उन्होंने लेट से पढ़ना स्टार्ट किया, वो पढ़ ही नहीं पाए। अगर पढ़ लेते यार तो क्वेश्चन में कोई दम नहीं था। यूनिट 5 थोड़ा सा टफ था, लेकिन यूनिट 5 में गॉस डाइवर्जन 14 मार्क्स का था बेटा। ठीक है, तो अगर किसी ने उसको अटेम्प्ट करा है, क्योंकि देखो टफ क्वेश्चन जब कोई अटेम्प्ट करता है तो पास होने के चांसेस बढ़ते हैं। अब आप बोलोगे सर आप रिपोर्ट राइटिंग की चक्कर में मैथमेटिक्स क्यों बता रहे हो? क्योंकि बोलूंगा नहीं तो दिल हल्का नहीं होगा। एक कॉमन मिस्टेक जो सबने की, देर से पढ़ना स्टार्ट करा। तो यार अब गलतियों से सीखना, अब देर मत करना यार, क्योंकि अगर नहीं सीखोगे तो बहुत पीछे रह जाओगे यार। बहुत बहुत बच्चों को कॉल है कि पेपर उनका बहुत अच्छा गया, औसम गया। कुछ बच्चों को कॉल है सर पेपर नहीं गया। रीजन क्या था कि भाई हम लोगों ने पढ़ाई नहीं की, पूरा नहीं पढ़ पाए सर। और पूरा पढ़ने के बाद छोड़ो, सोने पे सुहागा, आपको गैप भी नहीं मिला सीएस वालों को, है ना। फिजिक्स का पेपर देख रहा है, 1 दिन का गैप था, और 1 दिन के गैप में उतना बड़ा सिलेबस को रिवाइज करना पॉसिबल नहीं था। तो खैर ठीक है, जो हुआ उसको रहने देते हैं, इसके बारे में अपन बाद में बात करेंगे। तो घबराइए मत, जिनका पेपर खराब भी गया, आप बाकी के पेपर को अच्छा कीजिए। आगे क्या करना है इसके बारे में बात हम लोग बाद में करेंगे। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि प्रिसाइज राइटिंग क्या होता है। ठीक है, प्रिसाइज राइटिंग क्या होता है? अब देखो एग्जाम में या तो आपको प्रिसाइज राइटिंग का डेफिनेशन बोल देगा, या तो आपको एक पैराग्राफ दे देगा बहुत बड़ा सा। ये डिटेल में क्या करेगा, पैराग्राफ दे देगा और बोलेगा कि इस पैराग्राफ से आप क्या कीजिए, आप प्रिसाइज राइटिंग कीजिए। तो सवाल ये उठता है कि प्रिसाइज राइटिंग होता क्या है? आएगा क्वेश्चन, यहां से आना चाहिए। या तो इसका डेफिनेशन आना चाहिए, या तो मेरा प्यारा बच्चा एक प्रिसाइज राइटिंग आपको लिखने के लिए आना चाहिए। ठीक है, तो देखो बेटा प्रिसाइज राइटिंग क्या होता है। जैसे कि हम लोग ले लेते हैं अपने प्रधानमंत्री को ले लेते हैं। तो यार इनके पास क्या है ना कि टाइम कम है। इनके पास क्या है, टाइम कम है, लेकिन इनको काम बहुत ज्यादा करना है। ठीक है, अब इनको क्या है कि अगर मान के चलो कि देश हमारा बहुत बड़ा है, देश हमारा बहुत बड़ा, और अगर हर जिले की वो बात सुनेंगे तो 500 जिले यार। आप सोचो कि किसी जिले की बात सुनने में उनको बहुत समय लग जाएगा। ठीक है, तो अगर वो पूरे डिटेल में चीजों को करते हैं यार, तो उनको सुनने में, सोचो अगर एक जिले को वो 1 दिन में सुनते हैं तो 500 जिले हैं, तो 1 साल तो ऐसे सिर्फ सुनने में चला जाएगा, है ना। अगर वो डिटेल में सुनते हैं तो उनके लिए क्या किया जाता है बेटा, जो बड़े बड़े लोग होते हैं उनके लिए प्रिसाइज राइटिंग किया जाता है। प्रिसाइज राइटिंग में हम लोग क्या करते हैं कि जो भी घटना होता है ना, जो भी चीजें हो गई हैं, जो बातें हम उनको बताना चाहते हैं, वो उनको शॉर्ट वे में बताते हैं। उनको क्या करते हैं बेटा, शॉर्ट में बताते हैं। ठीक है, और वो शॉर्ट इतना थोड़ा इफेक्टिव होना चाहिए। मतलब प्रिसाइज राइटिंग के लिए लोग हायर किए जाते हैं। ठीक है, बड़े बड़े जो बिजनेसमैन होते हैं वो लोग हायर करते हैं प्रिसाइज राइटिंग को, कि वो क्या करते हैं, पूरी घटना को पढ़ते हैं, समझते हैं, और उसमें से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं उनको क्या करते हैं बेटा, कलेक्ट करते हैं। तो इस बात को आप नोट करना कि पूरे घटना को पढ़ना है, एनालाइज करना है, ठीक है, और टू द पॉइंट बताना है। टू द पॉइंट बताना। अब होता होगा कभी कभी पापा के पास जाते हो, पापा तबियत, पापा बोले यार पॉइंट की बातें करो, बस यहाँ पे पॉइंट की बातें करना है। लेकिन एक बात समझना कि पॉइंट की बातों में, ठीक है, अपन को शॉर्ट तो करना है, लेकिन उसमें कुछ हम लोग ऐड नहीं कर सकते। अब ऐसा नहीं कि शॉर्ट करने के चक्कर में आपने कहानी में कुछ ऐड कर दिया, नहीं, आप अपने तरफ से कुछ भी एडिशन नहीं कर सकते। तो प्रिसाइज राइटिंग का मतलब ये होता है बेटा कि जो भी आप बताना चाहते हो पैराग्राफ को, उसको क्या करना, शॉर्ट में करना। उसको क्या करना बेटा, शॉर्ट में करना। मैं एक आपको सिंपल सा एग्जांपल देता हूं बेटा, कि जैसे कुछ मूवी बनती है, तो मूवी होता है 2 घंटे का। मूवी क्या होता है बेटा, 2 घंटे का। ठीक है, और देखना उसके मूवीज पे ना 12-13 मिनट का एक वीडियो भी बनता है, जो क्या करता है उस 12-13 मिनट में पूरे मूवी को क्या करता है, एक्सप्लेन कर देता है। तो एक्चुअली वो मूवी को क्या कर रहा है, प्रिसाइज कर रहा है।
जैसे एक बार मैंने यूट्यूब में सर्च किया द नन ऐसे कुछ मूवी, तो प्रिसाइज राइटिंग आ गया कि वहां पे एक नन रहा करती थी, वो चुड़ैल थी, तो फिर फलाना, तो वो क्या किया 13 मिनट में पूरे फिल्म को क्या क्या एक्सप्लेन कर दिया। तो वो एक्चुअली में वो क्या कर रहा है, वो उस मूवी का प्रिसाइज कर रहा है, मतलब मूवी के बारे में बता रहा है शॉर्ट में। तो अगर अपन को प्रिसाइज राइटिंग आता है, ठीक है, तो अपन को भी क्या करना है बेटा, उसी घटना को शॉर्ट में बताना है, जो अननेसेसरी चीजें उनको क्या करना है, हटा देना है। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन क्या आ सकता है, हो सकता है कि आपको प्रिसाइज राइटिंग का डेफिनेशन दे दें कि व्हाट इज प्रिसाइज राइटिंग, तो आप ये लिखना। ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिव मेंशनिंग ऑल द एसेंशियल पॉइंट। ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिव मतलब छोटा होगा, जिसमें सारे एसेंशियल पॉइंट क्या होंगे बेटा, मेंशन होंगे, एंड गिविंग अ बेसिक आइडिया ऑफ व्हाट द पासेज से, आइडिया भी देना है कि वो कहना क्या चाह रहा है। ठीक है, मतलब आपको शॉर्ट में बताना तो है, लेकिन बेटा उसके आइडियोलॉजी को चेंज नहीं करना। ठीक है, मतलब जो वो बोलना चाहता है, जो उसकी आइडियोलॉजी, उसको अपन छेड़छाड़ नहीं करेंगे, बस शॉर्ट में करना, अननेसेसरी चीजों को क्या करना है बेटा, हटाना। वही क्या होता है, प्रिसाइज राइटिंग कहलाता है। ठीक है, तो प्रिसाइज राइटिंग अपन क्या करते हैं बेटा, समरी ऑफ पैसेज लिखते हैं। ठीक है, उसमें क्या होना चाहिए बेटा, उसमें करेक्ट इंफॉर्मेशन होना चाहिए। ठीक है, उसमें फिर क्या बेटा, इंफॉर्मेशन इन ब्रीफ, ये इंफॉर्मेशन इन ब्रीफ, एक मिनट, ऊपर से फिर क्या बेटा, क्लैरिटी होना चाहिए। ठीक है, और कंप्लीटनेस होना चाहिए, कंप्लीटनेस होना चाहिए, मतलब इंफॉर्मेशन होना चाहिए ब्रीफ में, मतलब ज्यादा आप मान के चलो फैलावा नहीं, ज्यादा फैलावा नहीं। तो अगर आपको प्रिसाइज राइटिंग देता है एग्जाम में, अगर आपको प्रिसाइज राइटिंग देता है, तो आप क्या करना है, कैसे चरकुट बनाना। ठीक है, ये वाला डेफिनेशन इसके अंदर लिख देना। ठीक है, फिर ऐसे करना, एक ऐसे गोला बनाना, इस गोला में लिख देना समरी ऑफ पैसेज, फिर ऐसे क्या करना, एक गोला बनाना। ठीक है, और यहां पे लिख देना क्लैरिटी। ठीक है, फिर ऐसे क्या करना है, गोला बनाना। ठीक है, यहां पे लिख देना कंप्लीटनेस। ठीक है, फिर ऐसे यहां पर एक गोला बनाना और वहां पे लिख देना करेक्ट इंफॉर्मेशन। ठीक है, और उसके बाद क्या करना बेटा, ये पूरा एक ग्राफ बना देना अच्छे से, इस तरीके का ग्राफ बन जाएगा, इस तरीके का ग्राफ बन जाएगा। एक पेज में इसको बना देना बहुत अच्छे से। ठीक है, और उसके बाद वाले पेज में इसी को क्या करना, अपने वर्ड में एक्सप्लेन कर देना, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, ये दिमाग वाली बात हुई, पेज भरने की बात हुई, कि ये जो मैं हमने आपको लिखवाया ना, इसको अगर आपको एग्जाम में आ जाता है प्रिसाइज राइटिंग, ठीक है, अगर आपको एग्जाम में प्रिसाइज राइटिंग आ जाता है, तो आप इस तरीके से लिखना बेटा। फिर से समझ लो लिखना कैसे है, आ तो जाएगा ही मानकर चलो। अगर आपको क्वेश्चन दे दे कि एक्सप्लेन प्रिसाइज राइटिंग द व्हाट इज प्रिसाइज राइटिंग, तो सबसे पहले एक गोला का इस तरीके से करना बीच में। ठीक है, और बीच में ये डेफिनेशन लिख देना, उसके बाद ऐसा गोला करना, इस एरो को ऐसे मिला देना, फिर ऐसे गोला करना, इस एरो को ऐसे मिला देना। मैं इसी तरीके से लिखता था आंसर अपने। ठीक है, ये आपने शॉर्ट में बता दिया इस तरीके से। ठीक है, कीप टोन फॉर्मल, इस तरीके से। तो ये हमारा एक पेज भर गया। इससे क्या हुआ, हमने कम लिखा लेकिन एक पेज भर गया। अब इसके बाद वाले पेज में क्या करना, इसी को एक्सप्लेन कर देना, जैसे करेक्ट इन्फॉर्मेशन, तो इसमें लिखना कि इन प्रिसाइज राइटिंग द करेक्ट इन्फॉर्मेशन शुड बी गिवन। ठीक है, उसके बाद इन प्रिसाइज राइटिंग द पैराग्राफ शुड बी कंप्लीटनेस, मतलब कंप्लीटनेस लगना चाहिए, ऐसा नहीं कि पैराग्राफ उसको मतलब समझ में ना आए, कंप्लीटनेस मतलब कंप्लीट मतलब क्या, कि सेटिस्फेक्शन होना चाहिए कि हाँ जो बोलना चाह रहा हो पूरा कंप्लीट है। ठीक है, एंड द टोन विल बी फॉर्मल। मतलब ये आपने जो लिखा है ये बेवकूफ बनाने वाली बात है, इसको आप एक तरीके से लिखना, उसके बगल वाले पेज में इसी को क्या करना, एक्सप्लेन कर देना। सही में बता रहा हूं, अगर 7 नंबर का आया तो 7 में 7 मिल गया। ठीक है बेटा, चलिए अब मान लो प्रिसाइज राइटिंग नहीं आता है। यार देखो मैं इंग्लिश का टीचर नहीं हूं, कुछ बच्चे बोलेंगे सर आपने गलत बता दिया ना, फलाना ढिमा का, इसकी बात मैं नहीं करता। ठीक है, मैं फालतू लोगों की बात ही नहीं करता, लेकिन अगेन आई एम रिपीटिंग द सेम थिंग, आई एम नॉट अ टीचर ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स। मैं हूं, आज संडे है, अपना संडे खराब कर रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए खराब नहीं कर रहा हूं। मुझे खुशी है कि मैं आपके काम आ रहा हूं, कोशिश करता हूं भाई। उठा सुबह, पोहा खाया, आया भैया मैंने इसको रेडी करा, यहाँ पे डाला, क्या बाकी सब संडे को एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन अपन क्या कर रहे हैं मेहनत। अगर आ गया व्हाट इज प्रिसाइज राइटिंग, एक पेज में ये बनाना बेहतरीन। ठीक है, और दूसरे पेज में उसको एक्सप्लेन कर देना। ठीक है, अब देखो बेटा कि अगर आपको प्रिसाइज राइटिंग का डेफिनेशन नहीं दिया, आपको दे दिया कि एक पैराग्राफ, आपको दे दिया एक पैराग्राफ, और उसी पैराग्राफ से आपको क्या करना है, प्रिसाइज राइटिंग। ये दूसरा क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है, उसी पैराग्राफ से आपको बोलेगा कि प्रिसाइज राइटिंग करो। तो देखो बेटा कुछ गलती है जो हम लोग करते हैं। ठीक है, पूरे प्रिसाइज राइटिंग में बेटा आई और वी का यूज मत करना, आई और वी का यूज पूरे प्रिसाइज राइटिंग में आपको नहीं करना है। साथ ही साथ बेटा डोंट मेंशन एनी एडिशनल इंफॉर्मेशन, कोई भी अलग से इंफॉर्मेशन मत देना।
ठीक है, जो आपने पढ़ा है पैराग्राफ को पढ़कर आप क्या समझ रहे हो बस उसी को आपको लिखना है। प्रिसाइज राइटिंग मेरे हिसाब से 100 वर्ड में लिखोगे, 50 से 100 वर्ड में काफी है। ठीक है, उसके बाद बेटा डोंट एड्रेस द रॉन्ग फैक्ट एंड फिगर, मतलब कुछ भी आप रॉन्ग एड्रेस मतलब नहीं करना, कोई गलत चीज कोई मतलब आप अपने मन से कुछ एडिशन मत करना, कोई भी फैक्ट वगैरह हो गया उसको आप एड्रेस मत करना जो रॉन्ग हो। ठीक है बेटा, डोंट कॉम्प्लिकेटेड, एकदम सिंपल रखो। मैंने क्या बोला फिर से मेरी बात समझना कि वो मूवीज को एक्सप्लेन कर रहा है, 2 घंटे की मूवी को 15 मिनट में, आपको बस पूरे पैराग्राफ को क्या करना, शॉर्ट करना है। ठीक है, तो अब या तो आपको क्वेश्चन में देगा व्हाट इज प्रिसाइज राइटिंग, या तो आपको एक बड़ा पैराग्राफ दे देगा और उस पैराग्राफ से बेटा आपको प्रिसाइज राइटिंग करना होगा। तो मैं बोलूंगा कि आप शिवानी खोलो, 2-3 प्रिसाइज राइटिंग कर लो, आपको समझ में आ जाएगा किस तरीके से प्रिसाइज राइटिंग लिखा जाता है। ठीक है, बस उसमें देखना कि आई और वी का यूज नहीं होता, जहां आप आई और वी का यूज करोगे वो क्या करेगा बेटा, काट देगा। डोंट कॉपी द सेंटेंस फ्रॉम द ओरिजिनल, पूरा सेंटेंस कॉपी मत करना ओरिजिनल से। ठीक है, बस टोन कॉपी करना, पूरा सेंटेंस कॉपी नहीं करना। वैसा नहीं कि पूरा पैराग्राफ आप यहां पे लिख दो, आप 2-3 प्रिसाइज राइटिंग देखना, आपको समझ में आ जाएगा। बस आपको आई और वी का यूज नहीं करना है और पूरे सेंटेंस को कॉपी मत करना। वर्ड्स को आप कॉपी कर सकते हो, वर्ड्स को आप कॉपी कर सकते हो। ठीक है बेटा, चलिए तो ये हो गया आपका प्रिसाइज राइटिंग। अब बात करते हैं हम लोग रिपोर्ट राइटिंग पे। अब यार देखो यहां पे क्या है कि व्हाट इज लैबोरेटरी रिपोर्ट। अब भाई एक बात समझना, क्लास 8 से हम लोग लैबोरेटरी रिपोर्ट कर रहे हैं। क्लास 8 से जो भी हम लोग एक्सपेरिमेंट करते थे, आपने अभी भी करा होगा, आपने अभी भी प्रैक्टिकल के लिए अपना प्रैक्टिकल फाइल तैयार किया होगा। तो प्रैक्टिकल फाइल में आप लोग क्या लिखते हो, आप लोग लिखते हो एक्सपेरिमेंट नंबर 1, उसके बाद क्या लिखते हो, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद क्या लिखते हो, थ्योरी, थ्योरी के बाद क्या लिखते हो, कैलकुलेशन, उसके बाद ऑब्जर्वेशन। तो वही तो आपका लैबोरेटरी रिपोर्ट है मेरे भाई, जो आप लोग अपने कॉलेज में सबमिट करते हो। आई बात समझ में, जो आप लोग अपने कॉलेज में देते हो वही आपका लैब रिपोर्ट होता है ना। आप लोगों ने तैयार भी करा होगा अभी बहुत सारे सब्जेक्ट के लिए, बीएमई के लिए तैयार करा होगा कि 2 स्ट्रोक इंजन के लिए क्या करते हैं, फिजिक्स के लिए आप लोगों ने तैयार करा होगा। तो जो एक्सपेरिमेंट हम लोग लैब में परफॉर्म करते हैं और परफॉर्म करने के बाद हम लोग सीखे क्या है उसके लिए रिपोर्ट बनाते हैं ना। आप लोग क्या करते हो, हमेशा छाप लेते हो, भाई छापने वाला काम नहीं है, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, लैबोरेटरी रिपोर्ट बोलते हैं। तो अगर आपको लैबोरेटरी रिपोर्ट दे रहा है कि आप डिस्क्राइब कीजिए कि लैबोरेटरी रिपोर्ट क्या होता है बेटा, तो आप ये थोड़ा सा इसका डेफिनेशन देख लेना, हल्का सा थोड़ा बहुत 2-3 लाइन लिख देना। चलिए बेटा, तो अगर आपको रिपोर्ट राइटिंग आ जाता है तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, हेडिंग लिखना है। तो ये वाला क्या है बेटा आपका, ये वाला आपका हेडिंग है। तो हेडिंग में अपन क्या मेंशन करते हैं, हेडिंग में अपन मेंशन करते हैं कि आपने किस पे रिपोर्ट बनाया, आपने किस पे रिपोर्ट बनाया, क्योंकि ये हेडिंग होना चाहिए ना। क्योंकि अगर ये रिपोर्ट कहीं पर जाएगा तो पता तो होना चाहिए कि हाँ ये आग लगने का रिपोर्ट था। जैसे आप एफआईआर पे जाते हो तो वहां पर लिखता है कि हाँ किसके विषय में, आप कोई चैप्टर पढ़ते हो तो लिखते हो ना हेडिंग, तब ना आपको पता चलता है कि हाँ ये वाला है। बिना हेडिंग के आप कैसे करोगे। तो रिपोर्ट राइटिंग में सबसे पहले क्या होता है बेटा, हेडिंग होता है। ठीक है, तो हेडिंग में आपको क्या करना है, हेडिंग में आप लिख दो किस पे आप रिपोर्ट लिख रहे हो, किसके लिए लिख रहे हो और आप कौन है, ये आपका क्या हो गया, हेडिंग हो गया। ठीक है बेटा, हेडिंग के बाद आपको लिखना है एक्सपेरिमेंट नंबर। तो एक्सपेरिमेंट नंबर आप कुछ भी दे दो, 2-1। उसके बाद लिखना है डेट ऑफ कंक्लूजन, कब हुआ था और आपने कब सबमिट करा है। ठीक है, तो डेट ऑफ परफॉर्मेंस ये था 10 और डेट ऑफ सबमिशन ये हो गया 20। इस पे क्या रखना बेटा, थोड़ा सा गैप रखना। ठीक है, कि डेट ऑफ परफॉर्मेंस और डेट ऑफ सबमिशन में क्या रखना बेटा, थोड़ा सा गैप रखना। ठीक है, चलो उसके बाद आपका क्या बेटा, वही ऑब्जेक्ट, उसके बाद apparatus यूज, मेथड ऑफ प्रोसीजर, ऑब्जर्वेशन, कंक्लूजन एंड सिग्नेचर। ये आपका वही क्लास 10th 11th में जो आप लोग करते थे वो एक यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे लिख देना। ठीक है, तो अगर आपके पास समय हो तो अभी गूगल करके देख लेना, आपको ध्यान आ जाएगा। ओम्स लॉ वाला करते थे ना, ओम्स लॉ में ऐसा एक फिगर बनता था। ठीक है, ये आपका VI का ऐसा ग्राफ बनता था, फिर एक अपन टेबल बनाते थे। तो बस वही आपको यहाँ पर लिखना है। ठीक है बेटा, चलिए तो फिर से मेरी बात को आप समझना कि लैबोरेटरी रिपोर्ट का मतलब क्या होता है कि जो हम लोग लैब में करते थे क्लास 8, 9, 10, 11, 12 में, बस उसी को जो हम लोग कॉपी में लिखते थे ना बेटा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लैबोरेटरी रिपोर्ट बोलते हैं। तो अगर आपको लैबोरेटरी रिपोर्ट आता है तो आप पहले लैबोरेटरी रिपोर्ट के बारे में थोड़ा सा लिख देना। ठीक है, लिखने के बाद बेटा ये पॉइंट्स हैं जो आपको एक्सप्लेन करना है। तो आप देखो मैं सिर्फ यहां तक बता रहा हूं, ये पॉइंट्स मैं आपको नहीं बता रहा हूं। ये पॉइंट्स मैं इसलिए नहीं बता रहा हूं क्योंकि मुझे पता है कि आप ये कर लोगे। कुछ नहीं, आपका ऑब्जेक्ट क्या होता है, क्यों आप ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, कौन सा अपरेटस यूज होगा,
ठीक है, प्रोसेस हो गया, प्रोसेस के बाद क्या ऑब्जर्वेशन करा, फिर कंक्लूजन क्या निकला, सिग्नेचर, ये खुद से कर सकते हो क्योंकि क्लास 8, 9, 10 से आप ये चीजें लिख रहे हो। चलो, तो प्रिसाइज राइटिंग हो गया, लेबोरेटरी रिपोर्ट हो गया। चलिए बेटा, अब बात करते हैं। देखो, अभी तक मैंने आपको क्या बताया, अभी तक मैंने आपको बताया प्रिसाइज राइटिंग। बोलोगे ठीक है सर, आपने हमें बताया प्रिसाइज राइटिंग, जहां पर पैराग्राफ को अपन क्या करते हैं, शॉर्ट में लिखते हैं। ठीक है, चलिए यहां तक की जानकारी बढ़िया रही। उसके बाद मैंने आपको बताया लेबोरेटरी रिपोर्ट, मतलब जो आप लोग अपने लैब में जो अपना कॉपी तैयार करते थे वही आपका क्या होता है बेटा, लेबोरेटरी रिपोर्ट होता है। अब हम लोग बात करेंगे एक्सीडेंटल रिपोर्ट का। ठीक है, और यहाँ पे क्या है ना बेटा, जो टेक्निकल एक्सीडेंट होते हैं ना, मतलब कि आग लग जाना, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं बेटा, उसका रिपोर्ट सबमिट करते हैं। अब लोग मुंह जवानी नहीं करेंगे, नहीं यार सर वहां तो आग लग गया, 10 का लॉस हो गया, तो नहीं। जब भी कोई एक्सीडेंट होता है बेटा, तो उसका क्या करते हैं हम लोग, रिपोर्ट करते हैं। क्या करते हैं बेटा, रिपोर्ट करते हैं कि आग, पहली बात तो आग लगा क्यों, ठीक है, अपन उसका काउजी फायरिंग करते हैं कि भैया क्यों आग लगा, ठीक है, क्यों ये घटना हुई, रिपोर्ट में ये चीज मेंशन होता है बेटा। और साथ ही साथ ये भी मेंशन होता है कि अपन को लॉसेस कितने हुए इसमें, यहां पर अपन को लॉसेस कितने हुए। चलिए, तो प्रिसाइज राइटिंग, लेबोरेटरी रिपोर्ट के बाद हम लोग यहाँ पे बात करने हैं एक्सीडेंटल रिपोर्ट राइटिंग का। एक्सीडेंटल रिपोर्ट राइटिंग इसलिए किया जाता है ताकि हम लोग रीजन पता कर पाए कि ये एक्सीडेंट हुआ क्या, क्योंकि अगर अपन को पता चल जाएगा कि हाँ इस वजह से वो हुआ, तो अपन क्या करेंगे, फिर अगली बार से उसका ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ जो लॉसेस अपन को होते हैं उसे अपन को क्या करना है बेटा, कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो यहां पर देखो एक क्वेश्चन है कि assuming to be the head of department of electronics and communication in your institute, write a report on accident that occur in one of the laboratory। कि आप क्या हो बेटा, आप एचओडी हो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के अपने इंस्टीट्यूट के। आपको क्या करना है, एक एक्सीडेंट का रिपोर्ट बनाना है जो कि आप एक लेबोरेटरी में हुआ था, जो कि एक लेबोरेटरी में हुआ था, मतलब लेबोरेटरी में आग लग गई है ना। अब आप एचओडी हो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के। अब आपको क्या करना, समीक्षा करनी है कि भैया वहां पर आग कब लगा, आग का कारण क्या था, ठीक है, और साथ ही साथ क्या लॉसेस हुए वो आपको लिखना है। देखो बेटा, रिपोर्ट राइटिंग में एक बात समझना कि कोई भी चीज ना प्रेजेंट में मत लिखना। प्रेजेंट इन द सेंस मेरा बेटा कि इज और एम का यूज मत करना, आप क्या करना, यूज करना पास्ट का। ठीक है, तो यहां पर रिपोर्ट राइटिंग में जो भी यूज होगा बेटा वो होगा वाज और वेयर का, वाज और वेयर का यूज होगा। ये बात देखना, इज वगैरह से बचने की जरूरत है, इज वगैरह से बचने की जरूरत है। मतलब जो भी चीजें आप लिखोगे वो पास्ट में लिखोगे। ठीक है, और मैंने आपको एम बता दिया ना रिपोर्ट राइटिंग क्यों होता है बेटा, क्योंकि पहली बात तो क्या घटना हुई, किसकी वजह से हुई, और इस घटना से अपन को क्या क्या लॉसेस हुआ उसको एनालाइज करने के लिए क्या करते हैं बेटा, हम लोग रिपोर्ट राइटिंग करते हैं। वरना कोई आएगा बोलेगा अरे यार 15 लाख जल गया, कोई आएगा भाई 10 लाख जल गया। तो चोरी के केस में ऐसा होता है कि अगर किसी के दुकान में बेटा 200 रुपए की चोरी होती है तो वो 2000 बताता है हमदर्दी लेने के लिए। इंडिया का मतलब ये है, थोड़ा हमदर्दी मिले। चोरी तो हुआ है 200 की चोरी हुई, लेकिन वो बताएगा 2000 की चोरी हुई है। तो भैया इन सब चीजों से बचना है कि अगर 10 लाख का आपका लॉस हुआ तो आगे भी 10 लाख ही रहे, है ना। ऐसा नहीं कि 10 का फिर आप क्या कर दो 20 कर दो। इसलिए क्या होता है बेटा, रिपोर्ट राइटिंग होता है। ठीक है, चलिए, तो यहां पर आप सबसे पहले हेडिंग लिखोगे। सबसे पहले आपका काम क्या है, हेडिंग लिखना। बिना हेडिंग के आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि जब भी आप कोई चैप्टर वगैरह पढ़ते हो बेटा तो हेडिंग लिखते हो ताकि आपको पता चले कि हाँ ये इस वाली घटना का। ठीक है, अगर कोई दूसरी घटना हुआ तो उसके लिए वो दूसरी रिपोर्ट राइटिंग है। तो हेडिंग आपको सबसे पहले लिखना है कि आपको रिपोर्ट ऑफ एक्सीडेंट ड्यू टू फायर, फायर की वजह से जो एक्सीडेंट हुआ, कौन प्रिपेयर कर रहा है उसको, सॉरी प्रिपेयर फॉर, किसके लिए प्रिपेयर कर रहे हो, प्रिंसिपल के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, और कौन कर रहा है बेटा, एचओडी कर रहा है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले लिखना है कि क्या हुआ, किसे सबमिट करना है, और कौन बना रहा है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे क्या बेटा, टर्म्स ऑफ रेफरेंस आप सबसे पहले लिखोगे। तो यहाँ पे देखो, टू इन्वेस्टिगेट द काउज ऑफ फायर एक्सीडेंट ऑन जनवरी इतना इन लेबोरेटरी, द अंडरसाइंड इंचार्ज ऑफ द लेबोरेटरी वाज ऑथराइज्ड बाय द प्रिंसिपल। ठीक है, मेट्रो कॉलेज एज बी मीटिंग हेल्ड। इतनी मीटिंग में इस एचओडी को क्या किया गया बेटा, असाइन किया गया। तो यहाँ पे क्या है बेटा, सबसे पहले आपको टर्म्स ऑफ रेफरेंस लिखना पड़ेगा। ठीक है, कि इस वाले मीटिंग में, ये जो मीटिंग हुई थी, इस मीटिंग में आपको असाइन किया गया है कि आप जाइए और इसका रिपोर्ट राइटिंग तैयार कीजिए। ठीक है बेटा, चलिए, तो देखो यहाँ सबसे पहला क्या है बेटा, प्रोसीजर आपको लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, सबसे पहले आपको प्रोसीजर रखना पड़ेगा। तो प्रोसीजरिंग में आपको क्या करना है कि यहाँ पर समझ लो कि प्रोसीजर का मतलब होता है पूछताछ। अब यार ताछ में कैसे लिखूं, TACH। प्रोसीजर में क्या होता है बेटा, पूछताछ होता है। क्या होता है बेटा, पूछताछ होता है। लोगों को अपन पूछताछ करते हैं। लेकिन एक बात समझना
कि पूछताछ कभी इकट्ठा नहीं होता, अलग अलग। आपने देखा होगा कभी मिस्ट्री फिल्म, तो अलग अलग पूछताछ होता है कि हाँ भैया तुम्हारे हिसाब से क्या हुआ था, तुम्हारे हिसाब से क्या हुआ था, फिर उन बातों को मैचअप किया जाता है तो चीजें समझ में आती है कि अगर वो भी वही बात बोल रहा और ये भी वही बात बोल रहा, मतलब ये बात क्या है, सच है। तो एक बात याद रखना कि जब भी प्रोसीजर होता है बेटा, ठीक है, उसके में क्या करना है बेटा, सबसे पहले आपको पूछताछ करना, और पूछताछ क्या होगा बेटा, अलग अलग होगा, ठीक है। और इसी पूछताछ के बाद बेटा आपको वहां पे विजिट भी करना है, लैब में क्या करना है, आपको विजिट भी करना है, साथ ही साथ उस लैब का फिर क्या करना है, कंडीशन आपको एनालाइज करना है। कंडीशन क्या करना है बेटा, एनालाइज करना। तो इसी कंडीशन एनालाइज में क्या होता है, कुछ ऐसी चीजें होती है जो पूरी तरीके से खराब हो जाती हैं, और कुछ ऐसी भी चीजें होती है जो बच जाती हैं। तो बेसिकली क्या करना प्रोसीजर में, पूछताछ, ठीक है, लैब आपको विजिट करना, और साथ ही साथ आपको देखना है कंडीशन की क्या कंडीशन है, उसको क्या करना है, आपको एनालाइज करना है, ठीक है बेटा। चलिए उसके बाद आते हैं मेन पॉइंट फाइंडिंग्स पे कि आपने खोजा क्या। देखो यहाँ पे लिखा हुआ द मेंटेनेंस ऑफ द सेंटर इज लुक आफ्टर बाय द मेंटेनेंस इंचार्ज अंडर हुम द इलेक्ट्रिशियन एंड टेक्निकल वर्क। द फायर एक्सीडेंट टुक प्लेस इन इतना बजे फायर एक्सीडेंट हुआ। On making detailed investigation, I have found that was the lab technician who was fault because he is careless and casual approach, which has been earlier also resulted in 2 minor accident। यहाँ पर लिखा जा रहा है बेटा कि आपके इन्वेस्टिगेशन से मुताबिक कि जो लैब टेक्नीशियन था उसकी लापरवाही के वजह से एक्सीडेंट हुए, लेकिन 2 माइनर एक्सीडेंट हुए थे, लेकिन ये क्या हुआ, मेजर हो गया। मतलब लापरवाही, आपने यहाँ पे लापरवाही का ठिकरा किस पे फोड़ा, लैब टेक्नीशियन पे, ठीक है। तो आपने पहले नहीं फोड़ा, प्रोसीजर में आपने पहले चीजों को एनालाइज करा कि किसकी गलती थी, आपने ये देखा, लैब विजिट करा, कंडीशन को एनालाइज करा, सबसे पूछताछ किया, और उसके बाद फाइंडिंग में आपको ये पता चला कि भैया जो आग थी वो इतने तारीख को इतने बजे लगी थी, ठीक है, और आग लगने का कारण कौन है, वो लैब टेक्नीशियन है जिसके वजह से आग लगी, ठीक है बेटा। चलिए, मतलब इससे पहले भी 2 छोटे छोटे एक्सीडेंट हो चुके थे, लेकिन उनको नजरअंदाज किया गया, इसलिए तीसरी बार क्या हुआ बेटा, बड़ा घटना हो गया, ठीक है। ये एक्सीडेंट घटाया जा सकता था, यहां पे आप ये भी लिखा फाइंडिंग में कि ये एक्सीडेंट को रोका जा सकता था, लेकिन ड्यू टू मिस, मतलब क्या बोलते हैं उसको, लापरवाही। लापरवाही को क्या बोलता है, क्या बोलते हैं लापरवाही को, यहां कहीं दिख रहा है क्या, लापरवाही को क्या बोलते हैं, बताओ यार, मेरा तो दिमाग ही नहीं काम कर रहा है। हाँ, लापरवाही को क्या बोलते हैं, गूगल कर लें क्या, लापरवाही को क्या बोलते हैं, हाँ केयरलेस क्या बोलते हैं, केयरलेस, ठीक है। चलिए, तो आपने फाइंडिंग्स में ये पकड़ा कि किसकी गलती थी, ठीक है, और फिर आपने ये भी लिखा कि एक्सीडेंट हुआ इतने बजे फलाना ढिमाका, ठीक है, और अगर ये मेंटेनेंस होते रहता तो फिर एक्सीडेंट नहीं होता, और इतना लॉस अपन को इसमें हुआ। तो ये अपन ने क्या लिखा बेटा, फाइंडिंग में लिखा। उसके बाद कंक्लूजन आपको लिख देना, ठीक है, कि द लैब टेक्नीशियन शोड नेग्लिजिबल टुवर्ड द ड्यूटी। लैब टेक्नीशियन ने अपनी ड्यूटी अच्छे से नहीं की, ठीक है। जो टीचर थे, प्यून, तो इसको फंसाना है, यहाँ पे फंसा दो, आके कंक्लूजन में आप फंसा दो, ठीक है। किसी को मन हो उसको फंसा दो बेटा, प्यून को पकड़ो, तेरे वैसा लगे, फंसा दो उसको, ठीक है। हाँ भैया, हम तो ऐसे ही पढ़ते थे, ठीक। प्रोसीजर में आपने क्या करा, फाइंडिंग्स में आपने क्या फाइंड करा, और कंक्लूजन क्या निकला कि ये होता नहीं भाई, दलीलें सुनने के बाद तुम मुजरिम हो, जिसको मन उसको फंसा देना, प्यून को फंसा देना, मैडम से गुस्सा हो तो मैडम को फंसा देना, अगर किसी सर से गुस्सा हो तो तुम सर को फंसा देना, वो तुम्हारे ऊपर है, ठीक है बेटा। उसके बाद रिकमेंडेशन आपका रहेगा कि आप क्या रिकमेंड करोगे, कि उसको पहली बात तो रिकमेंड आप ये करो कि स्टाफ को आप चेंज करो, ठीक है, और कुछ नियम कानून लेकर आओ, रूल्स एंड रेगुलेशन लेकर आओ बेटा, ताकि वो चीजें क्या हो, दोबारा ना हो। देखो, आई एम नॉट अ टीचर ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स, लेकिन इतना घटिया भी नहीं बताया कि आप ना कर पाओ। बस आप ध्यान रखना कि आपको लिख कर आना, भले गलत हो या सही हो, लेकिन आपका आंसर उसी तरीके से रहेगा। जैसे कि प्रोसीजर में आप लिखोगे कि हमने क्या किया, सबसे जाके इंक्वायरी की, ठीक है, अलग अलग से प्यून से करा, टीचर से करा, अलग अलग इंक्वायरी की, ठीक है, फिर मैं गया वहां पर, खुद लैब को विजिट करा, कब विजिट किया ये भी लिख देना, विजिट करने के बाद हमने देखा वहां पे क्या कंडीशन था, देन आई वाज एनालाइज की इतनी सारी चीजें बच गई। मतलब लैब राइटिंग ये तो छोटा यार, मैं लिखता सारा 4-4 5-5 पे ही लिख देता कि भैया फलाना चीज, ये बोतल बच गया, फर्नीचर जल गया, तो ये अपन एनालाइज करें। उसके बाद आपको क्या लिखना है, फाइंडिंग लिखना है। तो फाइंडिंग में क्या है बेटा, फाइंडिंग में कि आप किसी को देखोगे ना, आपको पता चलेगा गलती क्यों हुई। तो यहाँ पर आपने देखा कि लैब टेक्नीशियन लापरवाह था, इसलिए गलती हुई। इस गलती को टाला जा सकता था अगर लैब टेक्नीशियन क्या होता, अच्छा होता, ठीक है, वो थोड़ा सा लापरवाह नहीं होता, केयरलेस नहीं होता, तो ये घटना भी क्या मेरे प्यारे बच्चों नहीं होती, ठीक है। टाइम वगैरह आपको मेंशन करना है,
ठीक, उसके बाद क्या है बेटा कि जो लॉस हुआ वो आपको मेंशन करना कि आपके हिसाब से इतना लॉस हुआ। उसके बाद आपको कंक्लूजन लिखना है। कंक्लूजन मतलब क्या भैया कि उस जो है आपका लैब टेक्नीशियन उसको हटाओ, ठीक है। और अगर जो इक्विपमेंट है जिसकी वजह से आग लगी उनको भी क्या करना है, अपन को इम्प्रूव करना है, ठीक है। और तो फिर आप यहाँ पर रिकमेंडेशन में वो चीज करोगे कि भैया अब जो स्विच वगैरह वो अच्छा लगवाओ ताकि वैसी घटना ना हो जिस घटना की वजह से वैसा हुआ था। तो यार ये अपने ऊपर है, अपने स्किल्स के ऊपर में। तो आप कोशिश करो, भले 10 नंबर का आता, अगर आप कोशिश करोगे अच्छे से अपने लैंग्वेज में लिखोगे तो आराम से 7-8 नंबर मिलेगा, घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चल जब तक अपने और अपनों का खूब ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय, टाटा। हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। सो फ्रेंड कैसे हैं आप लोग? गए हो बहुत अच्छे होंगे। सो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले हैं कम्युनिकेशन स्किल्स के यूनिट नंबर 4 के बारे में। और आज के लेक्चर में बेटा हम लोग यूनिट नंबर 4 को कंप्लीट करेंगे। ओवरऑल बेटा मैं आपको नोट्स यहाँ पर बनवा दूंगा और साथ ही साथ थोड़ा बहुत मैं डिस्कस कर दूंगा बेटा। तो देखो एटलीस्ट क्या है कि मैं कम्युनिकेशन स्किल का टीचर नहीं हूं, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं कि अगर मैं बच्चों को थोड़ा बहुत समझा दूं, अगर एक आध दो क्वेश्चन भी आ गया तो मेरे प्यारे बच्चे पास हो जाएंगे। इससे पहले मैंने 3 पार्ट बनाया था, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। मैं तीनों का लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, तो आप उन पार्ट्स को भी जाकर अच्छे से देख लेना। अगर 2 क्वेश्चन वहां से आ गया, 2 क्वेश्चन यहां से आ गया तो आप पास हो जाओगे, बिल्कुल भी घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है बेटा। चलिए, तो यूनिट नंबर 4 में जो सबसे पहला टॉपिक है बच्चों वो है आपका प्लानिंग, ड्राफ्टिंग एंड एडिटिंग, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले आप ये समझिए कि प्लानिंग क्या होता है। अब यार देखो, ये वर्ड ही ऐसा है कि मुझे नहीं लगता कि इसके बारे में आपको बताने की जरूरत है ये वर्ड ऐसा है कि मुझे नहीं लगता कि इसके बारे में आपको बताने की जरूरत है। देखो बेटा, जब भी आप कोई चीज लिखना चाहते हो, अगर आप कोई चीज मेरे प्यारे बच्चों लिखना चाहते हो तो आपको पता होना चाहिए कि आप क्या लिख रहे हो, आपको किसे लिखना है ना। तो सबसे पहले क्या होता है बेटा, प्लान होता है। जैसे ये मैं लेक्चर शूट कर रहा हूं तो मुझे पता है कि मुझे कम्युनिकेशन का यूनिट नंबर 4 पढ़ाना है, तो मैंने 4 के हिसाब से क्या किया, चीजों को प्लान किया है। उसी तरीके से बेटा जब भी आप किसी चीज को लिखते हो, जैसे आप लेटर राइटिंग कर रहे हो, आप बिजनेस राइटिंग कर रहे हो, आप ऐसे वगैरह लिखना चाहते हो बेटा, तो सबसे पहले आप ये डिसाइड करते हो कि आपका टॉपिक क्या होने वाला है, ठीक है। आपको क्या लिखना है आपको ये पता होना चाहिए, आपको किसके लिए लिखना है। जैसे मुझे पता है कि मैं वीडियो अपने फर्स्ट ईयर स्टूडेंट के लिए बना रहा हूं, तो आप जब भी लिखते हो बेटा तो आपके माइंड में ये चीज होता है कि आपको किसके लिए लिखना है। तो जो राइटिंग का सबसे पहला प्रोसेस है बच्चों वो है आपका प्लानिंग, ठीक है। चलो, प्लानिंग के बाद जो दूसरा प्रोसेस होता है बेटा वो होता है ड्राफ्टिंग। अब देखो ड्राफ्टिंग में क्या है मेरे प्यारे बच्चों कि ड्राफ्टिंग में हम लोग चीजों को एनालाइज करते हैं कि जो हमने लिखा है वो सही है या नहीं है, जो सेंटेंस हमने लिखा है क्या वो प्रॉपर तरीके से है या नहीं है। तो एक तरह से आप समझ लो कि ये क्या होता है बेटा, एक तरह का रफ होता है। एक तरह का क्या होता है बेटा, रफ होता है। जब भी हम जैसे घर वगैरह बनाते हैं, कुछ भी करते हैं बेटा, तो प्लानिंग करते हैं कि हमें घर बनाना है। उसके बाद क्या करते हैं बेटा, हम लोग रफली कैलकुलेट करते हैं कि कितना पैसा हमें लगेगा, है ना कहीं रफ कैलकुलेशन तो अपन करते ही है ना। आप लोगों ने भी हमेशा करा होगा, जब घर से पैसे आते हैं तो आपने हमेशा देखा होगा कि आप एक रफ कैलकुलेशन करते हो कि यार महीना इसमें चल जाएगा कि नहीं चल जाएगा। तो उसी तरीके से बेटा प्लानिंग के बाद हम लोग क्या करते हैं, ड्राफ्टिंग करते हैं, जहां पे सारी चीजों को हम रफ में रखते हैं, ठीक है। अब देखो बेटा, अगर चीजें रफ में है उसके बाद क्या होता है, हम लोग उसको एडिट करते हैं। बहुत ऐसी चीजें हैं जो हम लोग उसमें ऐड करेंगे और बहुत ऐसी चीजें जो हम लोग रिमूव करेंगे, और वो सबके यूज के ऊपर है, क्योंकि घर तो भाई 10 लाख में ही बन जाता है और घर 1 करोड़ में भी बनता है, ठीक है। तो अपने हिसाब से फिर हम क्या करते हैं, उसमें एडिटिंग करते हैं। एडिटिंग का मतलब क्या हुआ कि हम कुछ चीजें ऐड कर रहे हैं और कुछ चीजें क्या करते हैं बेटा, रिमूव करते हैं, ठीक है। तो जो आपका राइटिंग है वो 3 प्रोसेस में होता है बेटा। जो सबसे पहला प्रोसेस है वो है आपका प्लानिंग। उसके बाद प्लानिंग को हम लोग क्या करते हैं, ड्राफ्ट करते हैं, मतलब एक तरह से हम लोग रफ में चीजों को देखते हैं, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है बेटा, एडिटिंग होता है। एडिटिंग में क्या होता है, कुछ चीजें हम लोग ऐड करते हैं और कुछ चीजें हम लोग रिमूव करते हैं, ठीक है। चलो, तो अगर डेफिनेशंस वगैरह आप यहां पर देखोगे प्लानिंग का, तो क्या है बेटा डेफिनेशन, प्लानिंग इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ राइटिंग। देखो प्लानिंग क्या है बेटा, आपका फर्स्ट स्टेज ऑफ राइटिंग है, ठीक है। वेयर द राइटर थिंक्स एंड ऑर्गेनाइज आइडियाज फॉर राइटिंग,
ठीक है, मतलब राइटिंग से पहले, मतलब राइटिंग से पहले जो आपका राइटर है वो क्या करता है, सोचता है कि उसको कौन से टॉपिक पे लिखना है, उसे क्या लिखना है। ठीक है, तो राइटिंग से पहले जो थॉट प्रोसेस होता है, जो अपन सोचते हैं, वही एक तरह से क्या हो गया बेटा, आपका प्लानिंग हो गया। कि लिखने से पहले आप सोचोगे ना कि हमें इस टॉपिक पे लिखना है, हमें ये काम करना है। ठीक है, चलो, और उसके बाद क्या आता है बेटा, इसको आप नोट कर लेना अच्छे से। ठीक है, पर्पस देख लो, टू अंडरस्टैंड व्हाट टू राइट, हाउ टू राइट एंड फॉर हुम टू राइट, कि आपको क्या लिखना है, ठीक है, आपको कैसे लिखना है और आपको किसे लिखना है। ठीक है बच्चों, चलो तो इसको आप अच्छे से नोट कर लो, प्लानिंग को। अब आते हैं ड्राफ्टिंग में। तो ड्राफ्टिंग का डेफिनेशन अगर आप देखोगे तो देखो, ड्राफ्टिंग क्या है, ये एक सेकंड स्टेज है वेयर द राइटर प्रिपेयर्स फॉर द फर्स्ट वर्जन। राइटर क्या करता है, पहला वर्जन प्रिपेयर करता है ना, कि भाई ड्राफ्ट हुआ, पहली बार उसने ये लिखा। ठीक है, उसके बाद क्या होता है बेटा, उसके बाद होता है एडिटिंग। एडिटिंग क्या है, आपका फाइनल स्टेज है, कि जो हमने लिखा है उसको हम लोग रिव्यू करते हैं कि ये सही है या नहीं है। कुछ चीजें ऐड भी होती हैं और कुछ चीजें क्या होती है बेटा, रिमूव भी होती हैं। ठीक है, तो प्लानिंग हमारा फर्स्ट स्टेज होता है, ड्राफ्टिंग हमारा सेकंड स्टेज होता है, जहां पर जो भी आप सोच रहे हो, जो राइटर सोच रहा है, वो क्या करता है बेटा, रफ में चीजों को नोट करके रखता है। और एडिटिंग क्या होता है, हमारा फाइनल स्टेज होता है। ठीक है, फाइनल स्टेज में चीजें आती भी हैं और चीजें जाती भी हैं। ठीक है, जैसे मूवी वगैरह बनता है ना बेटा, तो पहले शूट हो जाता है, उसके बाद फिर क्या होता है, लास्ट में एडिटिंग होता है, कुछ पार्ट अंदर लेते हैं, कुछ पार्ट को हम लोग क्या करते हैं, मूवी से बाहर निकालते हैं। तो राइटिंग में भी ऐसा ही है। ठीक है, चलो तो आप सबसे पहले इसका नोट्स प्रिपेयर कर लो। ठीक, ये आपका प्लानिंग, ये आपका ड्राफ्टिंग और ये आपका एडिटिंग। ठीक है, चलिए बेटा, नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, प्रिसाइज राइटिंग, है ना। चलिए भैया, तो इस हेडिंग को देखकर हमें अपने क्लास 9 10th की घटनाएं याद आ गई, है ना। देखो बेटा, 9 10th में जब हम लोग चैप्टर वगैरह पढ़ते थे, कोई भी कहानी वाला, तो कहानी जैसे मान लो 4 पेज का होता था, है ना। जैसे 4 पेज की कहानी है, फिगर वगैरह भी इसमें होते थे, है ना, चैप्टर को अच्छे से अंडरस्टैंड करने के लिए। और लास्ट में क्या होता था मेरे प्यारे बच्चों, लास्ट में समरी होता था। लास्ट में क्या दिया हुआ रहता था बेटा, समरी दिया हुआ रहता था। तो समरी का मतलब क्या है, समरी का मतलब यह है कि शॉर्ट में, देखो यहां पर कहानी 4 पेजों में है, लेकिन समरी क्या करता है बेटा, इन्हीं 4 पेजों का जो कंटेंट है, इन 4 पेजों का जो कंटेंट है बेटा, वो हमें क्या करता है, एक पेज में अवेलेबल करवाता है। एक पेज में क्या करता है बेटा, अवेलेबल करवाता है। और समरी का मतलब क्या हुआ बेटा, समरी का यूज इसलिए होता है ताकि हम लोग रिवीजन कर पाए। अब जैसे मान लो आपके बोर्ड के पेपर है, अब यार जाहिर सी बात है, पूरी कहानी तो आप फिर से रिकॉल करोगे नहीं, तो आप क्या करोगे बेटा, उसका समरी देख के चले जाओगे। ठीक है, तो समरी का मतलब क्या होता है बेटा, किसी भी पैराग्राफ को क्या करना, शॉर्ट करना। जैसे मान लो कि एग्जाम्पल ले लो कि मैडम ने जिस दिन एक चैप्टर पढ़ाया, उस दिन क्या था बेटा, आकाश क्लासरूम में प्रेजेंट था, आकाश कुमार क्लासरूम में प्रेजेंट था। तो उसने कहानी सुन लिया अच्छे से, मैडम से बहुत अच्छा आया, उसको मजा आया होगा। ठीक है, लेकिन मैं उस दिन क्या स्कूल एब्सेंट था, तो मैं आकाश को क्या बोलूंगा कि यार भाई एक काम करना, जो मैडम ने पढ़ाया वो मुझे बता दे। तो आकाश क्या करेगा, आकाश मुझे शॉर्ट में बताएगा कि भाई ऐसा ऐसा था, एक आदमी था, 2 बैल था। तो वो क्या करेगा, कहानी को प्रिसाइज करके बताएगा, मतलब शॉर्ट करके बताएगा। ठीक है, क्योंकि आप देखो, अगर वो पूरा कहानी अच्छे से बताने चलेगा तो 2 घंटा लगने वाला, और 2 घंटा वो घंटा नहीं देगा आपको। ठीक है, तो वो क्या करेगा, कहानी को शॉर्ट में बताएगा। ठीक है बेटा, तो एक तरह से देखा जाए ना, तो प्रिसाइज राइटिंग क्या है, इट इज ए आर्ट ऑफ समराइजेशन, कि आप क्या करते हो, आपके अंदर एक कला है कि आप उसको क्या कर रहे हो, कहानी को समराइज कर रहे हो। मतलब एक क्या कर पा रहे हो बेटा, शॉर्ट में उसे बता पा रहे हो, जिसका मीनिंग वही निकलना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप कहानी को छोटा कर दे रहे हो तो मीनिंग कुछ और निकल जा रहा। ठीक है, अगर आप इसके डेफिनेशन को देखोगे तो देखो, प्रिसाइज राइटिंग इज द आर्ट ऑफ समराइजिंग अ पैसेज इन क्लियर, कॉन्साइज एंड मीनिंगफुल वे, है ना। कि भाई आप जो समराइज कर रहे हो उसका मीनिंग निकलना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप शॉर्ट करने के चक्कर में आप कहानी का कुछ कर दे रहे हो। आप देखना यूट्यूब में, है ना, 2 घंटे की फिल्म को 10 मिनट में समझाया जाता है, तो एक तरह से वो क्या कर रहा है बेटा, समराइज कर रहा है। ठीक है, चलो, तो प्रिसाइज राइटिंग का मतलब क्या हुआ बेटा, कि जब हम लोग किसी पैराग्राफ को, चैप्टर को शॉर्ट में लिखते हैं, शॉर्ट में समझाते हैं, ठीक है, तो उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, प्रिसाइज राइटिंग बोलते हैं। और ये अपन को हेल्प करता है रिवीजन के टाइम पे, क्योंकि अब बेटा होगा क्या कि पूरा बुक तो फिर से पढ़ना पॉसिबल नहीं है, तो जो समरी होता है, जो प्रिसाइज राइटिंग होता है, वो हमें रिवीजन में हेल्प करता है। ठीक है,
चलो तो इसके डेफिनेशन को आप नोट कर लो, है ना। ठीक है, फीचर्स भी है, स्टेप्स भी हैं, है ना। जैसे यहां पर देखो, ये जो एक पैसेज है ये 100 वर्ड्स का है, और इसको देखो अपन ने प्रिसाइज करके उसका 1/3 कर दिया। अगर ये 100 वर्ड्स का है तो इसको कितने वर्ड्स का कर दिया गया, 30 से 35 वर्ड्स का, है ना। और ये अपन को पूछा जाता था इंग्लिश में यार, पैराग्राफ दे दिया जाता था बड़ा सा, है ना। क्लास 10th में अगर सीबीएसई वाले जो बच्चे उनको याद होगा कि बड़ा सा पैराग्राफ दे दिया जाता था और हमें क्या करना पड़ता था, उससे शॉर्ट में लिखना पड़ता था। तो जब हम लोग बड़े पैराग्राफ को शॉर्ट में लिखते हैं, ठीक है, तो वही क्या कहलाता है बेटा, प्रिसाइज राइटिंग कहलाता है। और अपन कोशिश ये करते हैं कि जो प्रिसाइज राइटिंग वो कम से कम 1/3 कर दे। अगर कोई 1000 वर्ड का है, कोई कहानी अगर 1000 वर्ड का है, तो कम से कम उसको 300 से 400 वर्ड में लिखा जाए, मतलब कम से कम 1/3 उसका कर दिया जाए। ठीक है, इसको आप क्या कीजिए बेटा, नोट कर लीजिए। चल, उसके बाद क्या है बेटा, देखो इसके बाद है टेक्निकल डिस्क्रिप्शन। टेक्निकल डिस्क्रिप्शन, अब मान लो कि आप एक इंजीनियर हो, बात समझो, है ना। आप एक इंजीनियर हो और आप पावर प्लांट पे काम कर रहे हो, और आपको क्या चाहिए बेटा, इक्विपमेंट्स की जरूरत है। ठीक है, तो आप देखो होगा क्या बेटा, हम लोग क्या होता है जब दुकान में जाते हैं, बात समझिएगा, हम लोग जब दुकान में जाते हैं ना, तो दुकान वाला बोलता है कि अरे यार ये मजबूत है ये ले लो, ये मजबूत है ये ले लो, ये बढ़िया है ना। तो हम लोग दुकानदार की बातों में आकर क्या करते हैं, सामान को परचेस करते हैं। लेकिन टेक्निकल में ऐसा नहीं होता। अगर आप एक इंजीनियर हो बेटा, आपके पास एक प्रॉपर वाउचर आएगा, आपके पास एक प्रॉपर वाउचर आएगा, ठीक है, जिसमें आप जो मशीन लेना चाहते हो, जो भी मशीन आपको परचेस करना है, उसका प्रॉपर मेरे प्यारे बच्चों पूरा डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ होगा। ठीक है, तो जब हम लोग मशीन वगैरह का डिस्क्रिप्शन लिखते हैं तो वो किसके अंदर आता है बेटा, टेक्निकल डिस्क्रिप्शन के अंदर आता है। किसके अंदर आता है बेटा, टेक्निकल डिस्क्रिप्शन के अंदर आता है, जहां पर मशीन का जो जो बेटा चीज है वो सब लिखा हुआ रहता है कि मशीन का काम क्या है, मशीन का वेट कितना है, मशीन कितना टेम्परेचर तक झेल सकता है, कहां कहां हम इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो देखो अगर किसी ऑब्जेक्ट के बारे में हम लोग टेक्निकली क्या करें, डिस्क्राइब करें कि भाई इसका ये काम है, ये इतने टेम्परेचर को झेल सकता है, ये इतना काम कर सकता है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, टेक्निकल डिस्क्रिप्शन कहते हैं, जो इंजीनियर्स यूज करते हैं जब उन्हें कोई प्रोडक्ट बेचना होता है या खरीदना होता है। वहां पे ऐसा थोड़ी ना होगा कि इंजीनियर जाएगा बोलेगा अरे यार ये वाला मोटर ले लो बहुत प्यारा है, अरे ये वाला टरबाइन ले लो, ऐसा नहीं है भाई साहब। प्रॉपर वाउचर होता है जहां पे हर टरबाइन का स्पेसिफिकेशन मेंशन होता है कि कौन से टरबाइन का क्या काम है, कितना हम उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो आप किसी ऑब्जेक्ट का अगर टेक्निकल डिस्क्रिप्शन देते हो बेटा, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टेक्निकल डिस्क्रिप्शन बोलते हैं। मतलब एक तरह से टेक्निकली आप सारी चीजों को बता रहे हो। ठीक है, और ये यूज कौन करता है बेटा, इंजीनियर्स हो गए, टेक्नीशियन हो गए, साइंटिस्ट हो गए, और जो मैन्युफैक्चरर है। क्योंकि यहाँ पर क्या भेड़ बाल जैसा नहीं है कि भाई ये आलू ले लो 2 रुपए किलो, भिंडी ले लो 1 रुपए किलो, ऐसा नहीं भाई साहब। आप जो प्रोडक्ट बना रहे हो उसका प्रॉपर स्पेसिफिकेशन आपको देना पड़ेगा कि ये प्रोडक्ट का वेट कितना है, इसका कॉस्ट कितना है, ये कितने टेम्परेचर को झेल सकता है, इससे आप क्या क्या काम निकाल सकते हो। ठीक है, चलो इसको आप नोट कर लो। ठीक है, ये इसी के अंदर आ रहा, कॉमन एरिया वे टेक्निकल डिस्क्रिप्शन इज यूज। चलिए बेटा, अब बात करते हैं रिपोर्ट राइटिंग का। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है मेरे प्यारे बच्चों, और बहुत ही ज्यादा इजी भी है। ठीक है, आप जैसे आप बहुत ऐसे लोग हैं बेटा जिन्होंने अपना ब्लड टेस्ट वगैरह करवाया होगा, तो क्या होता है बेटा, हम लोग क्या देते हैं, सबसे पहले सैंपल देते हैं। हम लोग क्या करते हैं बेटा, सबसे पहले सैंपल देते हैं। ठीक है, सैंपल को वो क्या करता है बेटा, टेस्ट करता है, एक तरह से मेरे प्यारे बच्चों वो ऑब्जर्व करता है। ठीक है, और ऑब्जर्व करने के बाद वो क्या बनाता है बेटा, वो एक रिपोर्ट बनाता है। ठीक है, और ये जो रिपोर्ट होता है बेटा वो उसके ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड होता है कि आपके ब्लड में कितना हेमोग्लोबिन है, कितना हेमोग्लोबिन नहीं है, या और भी जो टेस्ट है बेटा, तो वहां पर क्या होता है, ऑब्जर्वेशन के हिसाब से हमें एक रिपोर्ट तैयार करना पड़ता है, जो हम लोग पेज में क्या करते हैं बेटा, प्रिंट करके दे देते हैं कि हाँ भैया ये आपका रिपोर्ट, अब ये जाके आप डॉक्टर को दिखाओ, जिसको दिखाना है दिखाओ। तो ये होता है बेटा रिपोर्ट राइटिंग, कि आपने क्या किया, ऑब्जर्व करा, और ऑब्जर्व करने के बाद बेटा आपने बताया कि ये चीजें हैं। ठीक है, आप क्या बेटा फाइनल कंक्लूजन तक नहीं पहुंचते हो, हमारा काम क्या है, ऑब्जर्व करके क्या करना, रिपोर्ट को तैयार करना। जैसे मेरा काम है स्कूल का वेरिफिकेशन करना, तो मैं जाऊंगा तो मैं क्या बनाऊंगा बेटा, मैं पहले तो ऑब्जर्व करूंगा, स्कूल घूमूंगा और मैं ऑब्जर्व करूंगा, मैं देखूंगा कितने क्लास
है ना, कितने क्लासरूम्स हैं, बाथरूम गंदा है साफ है। तो ये एक तरह से क्या हुआ बेटा कि ऑब्जर्व करके मैं क्या बनाऊंगा, एक रिपोर्ट बनाऊंगा कि मैं इस स्कूल पे गया था, यहाँ पे इतने सारे बाथरूम हैं, यहाँ पे इतने सारे टेबल्स हैं, इतने सारे टीचर्स हैं। तो एक तरह से मैं क्या बनाऊंगा बेटा, रिपोर्ट बनाऊंगा। जो मैंने ऑब्जर्व करा उसी को क्या करूंगा बेटा, मैं रिटन में आगे प्रेजेंट करूंगा। ठीक है, तो जब आप अपने ऑब्जर्वेशन को रिटन फॉर्म में लिखते हो ना बेटा, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, रिपोर्ट राइटिंग बोलते हैं। ठीक है, जो आपका एकेडमिक भी हो सकता है, जो आपका टेक्निकल भी हो सकता है। टेक्निकल में भी बहुत सारे लोग पहुंच जाते हैं। कभी कोई पहुंच गया थर्मल पावर प्लांट देखने के लिए कि कौन सा मशीन सही चल रहा है, कौन सा मशीन सही नहीं चल रहा है, जो गाइडलाइंस है वो फॉलो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। ठीक है बेटा, तो जब हम लोग किसी चीज को ऑब्जर्व करके रिपोर्ट बनाते हैं तो उसी को क्या बोलते हैं बेटा, रिपोर्ट राइटिंग बोलते हैं। ठीक है, और ये आपका एकेडमिक भी हो सकता है, टेक्निकल भी हो सकता है और बिजनेस रिलेटेड भी हो सकता है, साथ ही साथ मेडिकल भी ये हो सकता है। इसको आप क्या कीजिए बेटा, नोट कर लीजिए। ठीक है, ये फीचर्स ऑफ गुड रिपोर्ट। चलो अब देखो बेटा, रिपोर्ट राइटिंग के 3 टाइप्स होते हैं। ठीक है, सबसे पहला टाइप क्या है, ट्रबल रिपोर्ट, दूसरा आपका लेबोरेटरी रिपोर्ट और तीसरा आपका प्रोग्रेस रिपोर्ट। अब देखो बेटा, ट्रबल रिपोर्ट का मतलब क्या है, ट्रबल रिपोर्ट का मतलब क्या है, बात समझना। जैसे मान लो कि आप एक इंजीनियर हो, आप क्या हो बेटा, एक इंजीनियर हो, आपके पास आया कंप्लेन। आपके पास क्या आया बेटा, कंप्लेन आया कि भाई जो आपका टीवी है वो खराब है। तो आप कंप्लेन किए, तो इंजीनियर आपके पास आया, वो आपके टीवी को देखेगा और टीवी को देखने के बाद वो क्या बनाएगा बेटा, एक रिपोर्ट बनाएगा। वो क्या बनाएगा बेटा, एक रिपोर्ट बनाएगा, जिस रिपोर्ट में वो ये लिखेगा कि भाई टीवी में क्या प्रॉब्लम है और किस वजह से प्रॉब्लम है ना। वो ऐसा थोड़ी ना मैनेजर को फोन करके बोलेगा अरे इसका टीवी नहीं बेटा, सारी चीजें क्या फॉर्मल हो चुकी हैं। ठीक है, आप जब कंप्लेन करोगे कि आपका टीवी खराब हो गया, इंजीनियर आएगा। ठीक है, हो सकता है वो टीवी अपने साथ लेकर जाए और वो टीवी को खोलकर पहले देखेगा, है ना, और टीवी को खोलकर देखकर वो बताएगा कि क्या क्या ट्रबल है ना, और वो किस वजह से हुआ, वो सारी चीजें बताएगा बेटा। जैसे कभी आपका आईफोन खराब हो जाए, तो मोबाइल खराब हो जाए, तो आप जाते हो ना, तो वो देखेगा, बोलेगा हाँ यार ठीक है। तो जब वो कंपनी में भेजता है ना बेटा क्लेम करने के लिए कि इसका वारंटी क्लेम करना, तो वो क्या करता है, रिपोर्ट बनाकर भेजता है कि मोबाइल में ये दिक्कतें हो गई हैं। तो जब हम लोग प्रॉब्लम्स बताते हैं और प्रॉब्लम का जो रीजन बताते हैं बेटा, तो वैसे रिपोर्ट राइटिंग को हम क्या बोलते हैं, ट्रबल रिपोर्ट बोलते हैं। जहां पे अप्लायंसेस में क्या ट्रबल है वो हम मेंशन करते हैं, किस वजह से वो ट्रबल हुआ है वो हम मेंशन करते हैं। ठीक है बच्चों, चलो, और अभी जो मैंने आपको लैब वाला बताया था ना कि आप किसी भी चीज को ऑब्जर्व करके बता रहे हो, तो वो आपका कौन सा रिपोर्ट होता है बेटा, लेबोरेटरी रिपोर्ट होता है। ठीक है, और तीसरा क्या है आपका, प्रोग्रेस रिपोर्ट। ठीक है, प्रोग्रेस रिपोर्ट आप खुद मान लो आपका रिजल्ट है ना, आपका रिजल्ट है ना कि मिड सेम में कितने मार्क्स आए, है ना। तो प्रोग्रेस रिपोर्ट में बहुत सारी चीजें हो सकती है, एकेडमिक भी हो सकती है। एक तरह से मान लो कि कोई बिल्डिंग बन रहा है, बात समझो, कोई सरकारी बिल्डिंग बन रहा है। ठीक है, तो इंजीनियर क्या करेगा बेटा, वहां बैठा हुआ नहीं रहेगा, बात समझो। प्रोग्रेस रिपोर्ट को तुम थोड़ा और अच्छे से समझ लो। मान लो कोई बिल्डिंग बन रहा है, तो इंजीनियर वहां पे बैठा हुआ नहीं रहेगा। ठीक है, डेली डेली वो क्या करेगा, हर महीने आएगा, जैसे वो जनवरी में आएगा और वो रिपोर्ट बना देगा कि जनवरी में कितना काम हो गया। फिर वो फरवरी में आएगा, फिर वो रिपोर्ट बना देगा कि इतना काम हो गया। ठीक है, फिर वो मार्च में आएगा। तो एक तरह से वो क्या बताना चाह रहा है, वो प्रोग्रेस बताना चाह रहा है अपने रिपोर्ट के थ्रू कि जनवरी में ये हुआ था, फरवरी में ये प्रोग्रेस हुआ, मार्च में ये प्रोग्रेस हो गया। ठीक है, तो एक तरह से जब वो रिपोर्ट बनाएगा ना बेटा कुछ समय के बाद, तो उसी को बोलते हैं हम लोग प्रोग्रेस रिपोर्ट, जो एक इंजीनियर बनाता है। ठीक है, आगे फॉरवर्ड करता है कि काम कितना हो गया है। इंजीनियर सबको फोन करके नहीं बोलेगा, वो प्रोग्रेस रिपोर्ट बनाएगा और मेल कर देगा सभी को कि भाई जनवरी में इतना काम हुआ था, फरवरी में इतना काम हुआ है, अगर इसी तरीके से चलेंगे तो हो सकता है दिसंबर में काम कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो इसी को क्या बोलते हैं बेटा, प्रोग्रेस रिपोर्ट कहते हैं। और जो आपका एक रिजल्ट होता है ना आपको जो मिलता है, वो भी क्या है, एक तरह का प्रोग्रेस रिपोर्ट ही है। ठीक है, चलिए, तो इसके भी डेफिनेशंस वगैरह आप अच्छे से नोट कर लेना, पहले इसको नोट कर लो। ठीक, चलिए, ट्रबल रिपोर्ट, ये आपका लेबोरेटरी रिपोर्ट है ना। और लेबोरेटरी रिपोर्ट में ये भी तो है ना भाई साहब, जो आप जैसे एक्सपेरिमेंट वगैरह करते थे स्कूल में, हाँ क्या लिखते थे, एम, याद करो कि इस एक्सपेरिमेंट का एम क्या है, हाँ याद करो। फिर हम लोग लिखते थे apparatus रिक्वायर्ड, कि इसको करने के लिए कौन कौन सा apparatus, कौन कौन सा चीज हमें जरूरत पड़ेगा। उसके बाद क्या लिखते थे बेटा, थ्योरी लिखते थे। उसके बाद हम लोग वर्किंग लिखते थे, याद करो, वर्किंग स्लैश प्रिंसिपल।
ठीक है। और उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों हम लोग क्या लेते थे, रीडिंग्स लिखते थे। तो वो भी क्या था मेरा प्यारा बच्चा, एक तरह से आपका लेबोरेटरी रिपोर्ट ही था, जो हम लोग स्कूल में फिजिक्स वगैरह का टेस्ट करते थे, या तो हम लोग केमिस्ट्री में कोई टेस्ट परफॉर्म करते थे और हम लोग प्रैक्टिकल कॉपी बनाते थे। तो एक तरह से हम लोग क्या बनाते थे बेटा, लेबोरेटरी रिपोर्ट ही बनाते थे, जहां पर एम मेंशन होता था, क्या क्या ऑपरेटर्स जरूरी है वो होता था, क्या थ्योरी इसमें यूज हो रहा है, क्या वर्किंग प्रिंसिपल है, इसकी रीडिंग्स हम लोग लिखते थे। उसके बाद क्या लिखते थे बेटा, कंक्लूजन लिखते थे। ठीक है। तो जो फाइल वगैरह हम लोग क्लास 9-10 में बनाते थे साइंस के लिए, एक तरह से वो क्या था बेटा, आपका लेबोरेटरी रिपोर्ट ही था। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। चलो, प्रोग्रेस रिपोर्ट तो भाई मैंने समझा दिया आपको। ठीक है, चलो ये स्ट्रक्चर आप इसका कर लेना कि अगर प्रोग्रेस रिपोर्ट लिखने आया तो आप इस तरीके से करोगे। टाइटल, प्रोजेक्ट का क्या नाम है, हाँ, कब से कब तक का ये रिपोर्ट है, कब तक हम कितने सारे काम हो चुके हैं, कौन कौन सा काम वर्क में है, पेंडिंग वर्क कौन कौन सा। तो ये एक तरह से पूरा रिपोर्ट हुआ, जहां पे इंजीनियर सब कुछ मेंशन करता है कि भाई इतने तारीख तक इतना काम हो चुका है, इतना काम बचा हुआ है। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। मिलेंगे अब आपसे अगले वीडियो में। देखता हूं यूनिट नंबर 5 भी नहीं होगा तो मैं थोड़ा बहुत आपको समझा दूंगा। तब तक अपने और अपनों का खूब ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय, टाटा। हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। सो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? गए हो बहुत अच्छे होंगे। सो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले हैं इंग्लिश फॉर कम्युनिकेशन के यूनिट नंबर 5 के बारे में बेटा। और आज के इस वीडियो में पूरा यूनिट नंबर 5 हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो आप ये मानकर चलो कि अगर यूनिट नंबर 5 से 2 क्वेश्चन आया तो 14 नंबर आपके, और अगर 3 क्वेश्चन आ गया तो भाई साहब 21 मार्क्स आपके। तो इससे पहले मैंने 4 और वीडियोस अपलोड किए कम्युनिकेशन स्किल्स के, तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, आप जाके उन चारों वीडियो को देखिएगा। और आप ये भी बोलोगे सर आप कम्युनिकेशन स्किल्स क्यों बोलते हो, क्योंकि यार जब मैंने ये वाला सब्जेक्ट पढ़ा था तो इस सब्जेक्ट का नाम कम्युनिकेशन स्किल्स था, अब नाम बदलकर इंग्लिश फॉर कम्युनिकेशन कर दिया गया है। ठीक है भाई साहब, चलिए तो नाम में क्या रखा है, नाम में क्या रखा है। ठीक है बेटा, चलो तो यूनिट नंबर 5 का जो सबसे पहला टॉपिक है वो है इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस लेटर। अब देखो बेटा, एक बात आप समझना, मान लो मेरे पास मेरी कंपनी है एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन, ठीक, और मेरे दोस्त की कंपनी है आकाश इंटरप्राइजेस। ठीक है बेटा, एक बात आप समझना, है ये मेरे दोस्त की ही कंपनी, लेकिन अगर मुझे कोई सामान लेना होगा आकाश इंटरप्राइजेस से तो मैं फोन नहीं करूंगा, है ना। फोन में क्या है बेटा, छोटा मोटा डील होता है, लेकिन अगर कोई अच्छी कंपनी है ना बेटा तो वो कभी भी फोन में डील नहीं करती। अगर मुझे आकाश इंटरप्राइजेस से कोई भी सामान चाहिए होगा तो मैं क्या करूंगा बेटा, मैं लेटर के थ्रू क्या करूंगा बेटा, आकाश इंटरप्राइजेस को ऑर्डर दूंगा, है ना। ऐसा नहीं भाई कि मेरी कंपनी इरफान की और ये आकाश की कंपनी है। ठीक है, अब हम लोग दोस्त हैं, रात में मिले हम लोग आपस में मारपीट कर लिए कि यार तेरे को ये ऑर्डर बोला था, ये तूने नहीं भेजा, अरे तेरी कंपनी का सामान खराब है, तो ये सब बात नहीं करेंगे अपन। ठीक है, कंपनी है, कंपनी की बात कैसे होती है बेटा, लेटर्स के थ्रू होती। मुझे कुछ चाहिए होगा मैं लेटर लिखकर क्या करूंगा, ऑर्डर करूंगा। मुझे कोई कंप्लेन भी करना होगा ना तो मैं आकाश को फोन नहीं करूंगा, मैं बाकायदा एक लेटर लिखकर क्या करूंगा बेटा, कंप्लेन करूंगा। तो ये जो लेटर हम लोग लिखते हैं ना बेटा, यही हमारा क्या है, बिजनेस लेटर है। क्योंकि ये जो लेटर लिखा जा रहा है ये बिजनेस पर्पस के लिए लिखा जा रहा है। तो बिजनेस लेटर क्या होता है बेटा, एक तरह से कम्युनिकेशन का काम करता है। मैं और आकाश कभी बात नहीं करेंगे इस बारे में, अगर उसे भी कोई दिक्कत होगा तो वो मेरी कंपनी को लेटर भेजेगा, मुझे कोई दिक्कत होगा तो मैं लेटर भेजूंगा। मैं पर्सनली उससे कभी इस बारे में बात नहीं करूंगा, क्योंकि जो कंपनीज बात करती है बेटा वो लेटर्स के थ्रू बात करती है, और जो लेटर होता है वो है हमारा बिजनेस लेटर। ठीक है, तो जब आप इसके डेफिनेशन को देखोगे, देखो, फॉर्मल वे ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन कंपनीज, है ना, कंपनी के बीच में वार्तालाप करने का क्या है बेटा, बिजनेस लेटर एक तरह का जरिया, जिसके थ्रू हम ऑर्डर कर सकते हैं, कंप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, अगर कोई माल अपन को रिटर्न करना तो अपन रिटर्न में एक लेटर भी लिखेंगे कि ये सारे सामान हम क्या कर रहे हैं बेटा, रिटर्न कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि बिजनेस लेटर का यूज क्या है। ठीक है, चलो तो इसको आप सबसे पहले नोट कर लो बेटा। चलो उसके बाद आते हैं पार्ट्स ऑफ बिजनेस लेटर। देखो यार एक बात समझना, लेटर में जब बचपन में सीखा था तो मुझे सर ने बताया था
कि देखो बेटा लेटर में सबसे पहले लिखा जाता है सेंडर एड्रेस, जो भेज रहा है, तो मैं सबसे पहले अपना एड्रेस लिखूंगा, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्या होता है बेटा, डेट लिखाया जाता है, ताकि ऊपर में डेट रहेगा तो पता चलेगा लेटर देखने वाले को भी कि ये अभी का है या बाद का है। लेटर में डेट अगर आप नीचे लिखोगे तो बहुत खोजना पड़ेगा, तो हमेशा ध्यान रखना कि सबसे पहले एड्रेस लिखाता है सेंडर का जो लेटर भेज रहा है, और उसके नीचे क्या लिखाता है बेटा, आपका डेट लिखाता है। देखो यहाँ पर भी सेम यहाँ पे दिया हुआ है, सेंडर एड्रेस उसके बाद डेट, ठीक है। उसके बाद आप जिससे भेजोगे, है ना, तीसरे नंबर पर क्या आता है बेटा, तीसरे नंबर पर आता है आपका रिसीवर्स एड्रेस, जिसको आप भेज रहे हो, जिसको आप भेज रहे हो, ठीक है। उसके बाद आप अपना सब्जेक्ट दोगे, है ना, कि कौन से विषय में आप लेटर लिख रहे हो बेटा। उसके बाद आप क्या करोगे, सैल्यूटेशन दोगे, मतलब डियर सर मैडम, थोड़ा सा इसको चापलूसी करना बोलते हैं कि डियर सर डियर मैडम, ठीक है। उसके बाद बॉडी ऑफ लेटर होगा बेटा, बॉडी ऑफ लेटर के बाद क्या होगा, आपका कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज होगा, ठीक है, योर सिंसियरली, योर फेथफुली, ये सब सारी चीजें। उसके बाद सिग्नेचर एंड नेम, और अगर आपने कोई डॉक्यूमेंट सबमिट किया है इसके साथ तो यहां पर आप इंक्लोजर भी लिखोगे। अगर आपने कोई डॉक्यूमेंट भेजा है बेटा तो यहाँ पे आप नीचे मेंशन करोगे, ताकि सामने वाले को ये पता चल जाए कि आपने कोई डॉक्यूमेंट्स भेजा है, ठीक है बेटा। तो ये हो गया पार्ट्स ऑफ बिजनेस लेटर, और ये सभी बच्चों को पता होना चाहिए कि जब भी आप लेटर लिखोगे सबसे पहले आपका एड्रेस, उसके बाद डेट जिसे आप भेज रहे हो उसका एड्रेस, उसके बाद सब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट के बाद वही थोड़ा सा कॉम्प्लीमेंट दे दो, डियर सर डियर मैडम। उसके बाद जो बॉडी है लेटर का कि किस लिए आपने लेटर लिखा है, लास्ट में योर्स फेथफुली, ठीक है, अपना नाम आप लिखोगे, ठीक है, और साथ ही साथ क्या करोगे, साइन करोगे, ठीक है। और कोई इंक्लोजर होगा बेटा, मतलब आपने अगर कोई डॉक्यूमेंट्स भी लगाया तो यहां पर आप मेंशन करोगे, ठीक है। इसको आप नोट कर लो, और ये बहुत कॉमन सी चीज है भाई साहब, है ना। बिजनेस लेटर और मानकर चलो जॉब एप्लीकेशन लगभग सेम होता है, थोड़ा बहुत ही डिफरेंस है, मान के जो 90% क्या होता है बेटा, सेम होता है। इसको आप नोट कर लो। तो ये आपका पार्ट्स ऑफ बिजनेस लेटर हो गया। अब बात करते हैं जॉब एप्लीकेशन का। देखो बेटा जॉब एप्लीकेशन लगभग सेम है ना, जॉब एप्लीकेशन लगभग सेम होता है बेटा बिजनेस लेटर का। देखो यहां पर भी क्या है, सबसे पहले सेंडर्स एड्रेस, उसके बाद डेट, उसके बाद जिसे आप भेज रहे हो, है ना। बस यहाँ पे क्या नेम और डेजिग्नेशन अच्छे से लिखना पड़ता है। उसके बाद सब्जेक्ट जो मैंने आपको बताया था, उसके बाद सैल्यूटेशन डियर मैडम फलान ढिमाक, उसके बाद जो आपका बॉडी है लेटर का कि आप कौन से पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, ठीक है। उसके बाद बॉडी ऑफ लेटर में ही मेन कंटेंट और कंक्लूजन है, और उसके बाद आपका कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज की योर सिंसियरली फलाना ढिमाका, ठीक है। तो जॉब एप्लीकेशन भी लगभग सेम होता है कि सबसे पहले आप अपना एड्रेस लिखेंगे, ठीक, उसके बाद आप डेट लिखेंगे जिसे आप भेज रहे हो, भेजने वाले का एड्रेस, ठीक है बेटा। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों सब्जेक्ट, उसके बाद वही कॉम्प्लीमेंट डियर सर फलाना ढिमाका, उसके बाद वही आपका बॉडी, और वही फिर आपका व्यूअर्स फेथफुली ठीक है बेटा, चलो इसको भी आप नोट कर लो। आते हैं अगले टॉपिक पे। क्या है बेटा अगला टॉपिक, रिज्यूम राइटिंग। देखो यार रिज्यूम राइटिंग क्या होता है आप सभी को पता है, आज की डेट में इतना बेवकूफ कोई नहीं है। जैसे आप किसी जॉब के लिए बेटा अप्लाई करना चाहते हो तो आप वहां जाके कंपनी में उतना बोलोगे नहीं कि हमने फलाना किया, हमने ढिमाका करा। तो आपका जो अचीवमेंट है, आपकी जो डिटेल्स है, आप उसको अगर एक पेज में एक जगह पर करते हो तो उसी को रिज्यूम राइटिंग बोला जाता है। इसका मतलब क्या है कि आप अपने बारे में जो डिटेल्स है वो बता रहे हैं। तो रिज्यूम राइटिंग में क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले अगर आप रिज्यूम राइटिंग करते हो तो आपको सबसे पहले अपना पर्सनल डिटेल देना पड़ता है कि आपका नाम क्या है, आपके फादर्स का नाम क्या है, आपका एड्रेस क्या है, आपका ईमेल आईडी क्या है। तो रिज्यूम राइटिंग में सबसे पहले आपको अपना पर्सनल डिटेल देना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद आप दोगे कैरियर ऑब्जेक्टिव कि भाई साहब आप चाहते क्या हो कैरियर में, है ना, अपना गोल क्या है, आपका क्या आप चाहते हो, आपका जो एम है वो आप बताओगे, ठीक है। उसके बाद अपना एजुकेशन क्वालिफिकेशन, है ना, आप इसको आगे पीछे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो मैं तो आपको यही बोलूंगा कि सबसे पहले रिज्यूम राइटिंग में क्या आएगा बेटा, पर्सनल डिटेल आएगा। उसके बाद आप अपना एजुकेशन क्वालिफिकेशन बताओगे कि आपने कहां तक पढ़ाई करी है ना, आपने 10th करा है, कहां से करा है, कितना परसेंट आया, आपने 12th करा है, कहां से करा है, कितना परसेंट आया, आपने जो भी पढ़ाई की है बेटा उसका डिटेल आप वहां पे दोगे। उसके बाद आप अपना स्किल्स बताओगे कि भाई पढ़ाई के अलावा आपको क्या क्या चीजें आती है, आपको कंप्यूटर आता है, आपको टाइपिंग आता है, आपको स्पोकन इंग्लिश आता है। तो अपने स्किल्स को फिर उसके बाद आप मेंशन करोगे
ठीक है। उसके बाद आपने जो प्रोजेक्ट वगैरह किए होंगे कॉलेज में या तो क्लास 10th 11 12 में, इवन आजकल तो एनसीसी वाले भी जो लगाते हैं कि जो उन्होंने एनसीसी की ट्रेनिंग की वो तक सर्टिफिकेट लोग यहाँ पे लगाते हैं। आपने किसी ड्राइंग कॉम्पिटिशन में कोई अच्छा अवार्ड वगैरह लाया तो आप सारी चीजें यहाँ पे बता सकते हो। ठीक है बेटा, चलो उसके बाद अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है तो कि इससे पहले आपने कौन सी कंपनी में काम किया है ना। उसके बाद आप अपना अचीवमेंट बता सकते हो कि आपने अगर कुछ अचीव करा है, जैसे मैंने बोला ना अभी कि आपने किसी कंपटीशन में टॉप किया हो या सेकंड टॉप किया हो तो ये अचीवमेंट भी आप बता सकते हो बेटा। उसके बाद क्या आपकी जो एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज है कि आपको ये काम के अलावा और क्या क्या करना पसंद है, किसी को डांसिंग, सिंगिंग, क्रिकेट खेलना है ना, ये सब सारी चीजें पसंद होती है तो वो आपका एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी में आ जाता है। ठीक है। उसके बाद रेफरेंस, अगर आपको किसी ने रेफरेंस दिया तो उसका नाम आप यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है बेटा, एम अगर आप रहने दोगे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, तो ये रिज्यूम राइटिंग का फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट को याद कर लेना है। और अगर आपसे बोल दे एग्जाम में कि रिज्यूम राइटिंग करो तो आपको ध्यान रखना है कि क्या बेटा, सबसे पहले आप अपना पर्सनल डिटेल दोगे, नेम, फादर्स नेम, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ। ठीक, उसके बाद आपने क्या पढ़ा है, एजुकेशन, क्वालिफिकेशन। ठीक है, तो इसी फॉर्मेट में आप अपने बारे में बता देना तो आपका रिज्यूम राइटिंग हो जाएगा। इसको आप क्या करो बेटा, नोट कर लो फटाफट से, है ना। गाइडलाइंस भी आप देख लो कि क्लियर और कंसाइज होना चाहिए, ज्यादा आपको इसमें फेंका फेंकी भी नहीं करना है ना। और आपको बचना है, अगर आप कोई फॉल्स इंफॉर्मेशन दे रहे हो तो उससे आपको क्या करना है बेटा, बचना है। आप कोई भी फॉल्स इंफॉर्मेशन पास ना करें। तो इसको आप नोट कर लो, एक बार पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, कोशिश करना है कि आपको 1 से 2 पेज का ही रिज्यूम राइटिंग रखें, ज्यादा पेजेस रखोगे तो पढ़ेगा भी नहीं कंपनी वाला और रिजेक्ट करवा देगा, बोलेगा हटाओ इसको। चलिए बेटा, अब आते हैं कोटेशन में। ठीक है, अब देखो बेटा, कोटेशन का मतलब क्या होता है ये आप समझना। जैसे मान लो आपको कोई कार खरीदना है, बात समझो, आपको क्या करना है बेटा, कोई कार खरीदना है। तो यार कार बहुत बड़ी चीज है ना। आप तुरंत तो जाओगे नहीं बाजार में जाके खरीद लोगे, आप सोच समझ के खरीदोगे। तो आप क्या करोगे बेटा, आप अलग अलग शोरूम में विजिट करोगे, है ना। आप अलग अलग शोरूम में क्या करोगे बेटा, विजिट करोगे और बोलोगे हमें ये कार चाहिए, आप मुझे क्या दे दो, कोटेशन दे दो। तो कोटेशन का मतलब क्या होता है बेटा, कोटेशन का मतलब ये हुआ कि आप उससे पैसा पूछ रहे हो कि आपको जो कार चाहिए वो कितने का मिलेगा। तो आपने एक शोरूम में जाके कोटेशन लिया, ठीक है, फिर आप दूसरे शोरूम में जाओगे वहां पर भी कोटेशन लोगे, आप फिर तीसरे शोरूम में जाओगे वहां पर भी कोटेशन लोगे, आप चौथे शोरूम में जाओगे वहां पर भी कोटेशन लोगे। और उसके बाद आप कंपेयर करोगे कि जो गाड़ी आपको लेनी है आपको सबसे अच्छा ऑफर कौन दे रहा है, सबसे कम प्राइस में आपको गाड़ी कौन दे रहा है। तो आप क्या करोगे, वहीं से जाकर फिर अपनी गाड़ी खरीदोगे। ठीक है, तो कभी भी जो बड़ा डील होता है ना बेटा, वो डायरेक्टली नहीं होता कि जैसे भिंडी नहीं खरीद रहे गए, भिंडी खरीद के ले आए, नहीं। अगर गाड़ी वगैरह कोई भी खरीदता है तो कम से कम 1 सप्ताह तक प्लान करता है, अलग अलग शोरूम वो विजिट करता है, कोटेशन मांगता है और उसके बाद क्या करता है बेटा, ऑर्डर देता है। ऐसा मान लो कभी मैं स्कूल खोलूंगा, है ना, कभी मैं स्कूल खोलूंगा और मुझे चाहिए रहेगा 100 कंप्यूटर। तो मैं क्या करूंगा भाई, मैं किसी दुकान में जाकर डायरेक्टली ऑर्डर नहीं दे दूंगा, मैं हर दुकान में जाकर बोलूंगा कोटेशन दो यार कि मुझे ये स्पेसिफिकेशन का कंप्यूटर चाहिए, आप कितने में दोगे। फिर मैं दूसरे दुकान में भी जाके यही बोलूंगा, तीसरे में भी यही बोलूंगा और चौथे में भी यही बोलूंगा। तो वो जो मुझे प्राइस देगा बेटा, वो फाइनल प्राइस नहीं होगा, वो एक तरह का कोटेशन होगा कि सर इतने तक हम दे सकते हैं। उसके बाद मैं कंपेयर करूंगा कि भाई हमको कहां सस्ता पड़ रहा है, कहां अच्छा ऑफर मिल रहा है, तो वहां से फिर क्या करेंगे, डील को फाइनल करेंगे। ठीक है, तो कोटेशन क्या होता है बेटा, ये एक तरह का फॉर्मल डॉक्यूमेंट है। ठीक है, जो सेलर क्या करता है, सेंड करता है बायर को कि भाई ये सामान हम आपको इतने में दे सकते हैं। उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि हमें खरीदना है कि नहीं खरीदना। आप कभी भी जाओगे ना बेटा शोरूम में, सबसे पहले आप कोटेशन लेकर ही आओगे, डायरेक्ट बाइक कोई नहीं लेकर आता। आप पहले कोटेशन लेकर आओगे, अपने पापा को बोलोगे सर ये पापा ये वाली गाड़ी इतने की मिल रही है, उसके बाद ही आप क्या करोगे, उसको परचेस करोगे। ठीक है, तो कोटेशन क्या होता है, जनरली हम पूछ रहे हैं कि आप मुझे ये सामान कितने रुपए में दोगे। ठीक है, और ये आपका क्या होता है, फॉर्मल डॉक्यूमेंट होता है। ठीक है, मतलब कि ऐसा नहीं कि आपने अभी बात कर ली 90,000 में, ठीक है, फिर आप अगले दिन गए तो बोलेगा नहीं यार 91,000 में। कम से कम कोटेशन का जो वैलिडिटी होता है वो 1 वीक तक होता है। हर सप्ताह कोटेशन क्या होता है बेटा, बदलता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि लिखा है, आपको लिख कर दे दिया कि भाई 90,000 में आपको गाड़ी देंगे, और ये लिखित रहता है, बाकायदा साइन किया हुआ रहता है। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि आपने अभी 90,000 का पूछा, आप अगले दिन जाओगे तो वो बोलेगा कि नहीं 92,000 का देंगे, ऐसा नहीं हो सकता। तो कोटेशन क्या है बेटा, एक तरह का फॉर्मल डॉक्यूमेंट है। ठीक है, जिस डॉक्यूमेंट के थ्रू आप पूछते हो कि भाई आप मुझे कितने में सामान दोगे। इसको आप क्या करो, नोट कर लो।
है ना, एक बार पढ़ोगे समझ में आ जाएगा, कुछ भी ऐसा नहीं है। चलो उसके बाद ऑर्डर लेटर। अगर आपको कोटेशन समझ में आ गया, 100 कंप्यूटर है तो मैं क्या दूंगा बेटा, फिर मैं ऑर्डर लेटर दूंगा कि हाँ भाई आपका कोटेशन मुझे समझ में आया, है ना। और ये जनरली कब होता है बेटा, ये कंपनीज वगैरह में होता है, हम लोग जो पर्सनल कोई इंसान है वो यूज नहीं करता। कंपनीज वगैरह में ऐसा होता है कि अगर मुझे 100 कंप्यूटर चाहिए तो मैं बकायदा एक ऑर्डर लेटर लिख के दूंगा, ताकि अगला कभी क्या है बेटा, 80 ऑर्डर मैंने मुंह से बोल दिया कि भाई 100 मुझे चाहिए, अगला दिन मैं बोलूंगा मुझे 50 चाहिए, तो नहीं भाई, ऑर्डर लेटर में बकायदा सब कुछ मेंशन होता है, ठीक है, ताकि उसके पास एक प्रूफ रहे कि भाई 100 कंप्यूटर चाहिए। वरना पता चला ऑर्डर लेटर के बिना उसने कंप्यूटर मंगा लिया और मैंने बोला कि मैं नहीं लूंगा, तो उसका नुकसान हो जाएगा बेटा, है ना। तो वो हमें कोटेशन देता है और हम उसे क्या देते हैं, ऑर्डर लेटर देते हैं कि भाई हमें ये ऑर्डर चाहिए आपसे, ताकि उसके पास एक प्रूफ रहे, ताकि हम मुकर ना पाए भाई साहब 100 कंप्यूटर मंगा लिए बोलेंगे 90 चाहिए, तो ऐसा नहीं होता। ऑर्डर में सब कुछ आपका मेंशन होता है, क्वांटिटी, प्राइस, सब कुछ आपका क्या होता है बेटा, मेंशन होता है। तो जो हम लोग लिख कर देते हैं कंपनी को कि भाई हमें ये सारा सामान चाहिए, तो वो क्या होता है, हमारा ऑर्डर लेटर होता है, ठीक है। इसको आप क्या करो, नोट कर लो, है ना। इसमें सब कुछ हम लोग बताते हैं, कब डिलीवरी चाहिए, कहाँ डिलीवरी चाहिए, पेमेंट का क्या मोड होगा, कौन कौन सा प्रोडक्ट हमें चाहिए, हम लोग बाकायदा अच्छे से मेंशन करते हैं। वरना फोन पे बोलेंगे कि भाई 12 GB वाला चाहिए, वो साला 16 GB का भेज देगा, तो यहाँ पर भाई मुंह से कुछ भी नहीं, एकदम लेटर एकदम अच्छे से बाकायदा कि ये स्पेसिफिकेशन चाहिए। अगर उसने कुछ गलत चीज भेज दिया तो वो वापस करेगा भाई साहब, तुमने हमने बाकायदा लिख कर दिया था। तो जब हम लिख कर दे रहे हैं कि भाई हमें ये सारा सामान चाहिए, तो ये एक तरह का क्या हो गया, ऑर्डर लेटर हो गया। जब आप देखना कि किराना स्टोर में जाते थे ना बचपन में, अभी भी जाते ही होंगे, तो आप पहले बनाते थे कि चना इतना चाहिए, ये एक तरह से ये क्या है, ऑर्डर लेटर ही है कि भाई ये सारा सामान हमें चाहिए, ठीक है। तो कंपनीज में जब आप जाओगे तो ये भी एक तरह का ऑर्डर लेटर है, वो भी एक तरह का ऑर्डर लेटर है। इसको आप फटाफट से नोट कर लो, इतनी इजी चीजें, पास हो जाओ। ईमेल, हाँ यार देखो भाई, दूसरी कंपनीज पहले क्या होता था, लेटर, हमने लेटर भेजा तो लेटर क्या होता था बेटा, एक जगह से दूसरी जगह जाने में टाइम लगता था। तो अभी भी मान के चलो, डॉक्यूमेंट जब अपन को भेजना होता, बात समझो बेटा, दो चीजें होती हैं, एक बात आप समझो, जैसे मुझे ऑर्डर लेटर ही देना है, तो मैं क्या करूंगा बेटा, इस ऑर्डर लेटर को सबसे पहले ईमेल भी कर दूंगा, क्योंकि ईमेल क्या है बेटा, आप मानकर चलो भाई, ओ भाई, ईमेल जो है बेटा, ये आपका 2 मिनट लगता है पहुंच जाने में, अच्छे से रिसीव हो जाएगा। और अगर आप लेटर भेजोगे तो मानकर चलो लेटर आपको 2 से 3 दिन लगता है। तो अब कंपनीज क्या करती है बेटा, दोनों काम करती है। वो क्या करती है, सबसे पहले ईमेल कर देती है कि भाई हमें ये सारा सामान चाहिए, ठीक है, ताकि जो सामने वाले कंपनी को पता चल जाए। वरना हमने अभी लेटर दिया, वो 2-3 दिन के बाद पहुंचा तो उससे और डिले होगा, ठीक है। तो अब क्या बेटा, कंपनीज ईमेल प्रेफर करती, बाकी जो डॉक्यूमेंटेशन होता है वो तो होता ही है, उसको मैं नेग्लेक्ट नहीं कर रहा। आप प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स भी भेजोगे, ठीक है, जो आपका ऑर्डर लेटर होगा वो आप भेजोगे, लेकिन उसका एक कॉपी क्या करोगे, आप ईमेल भी कर दोगे, ताकि तुरंत कम्युनिकेशन क्या हो पाए बेटा, बिल्टअप हो पाए। क्योंकि लेटर आप दोगे 2 से 3 दिन लग जाता है उसको पहुंचने में, ठीक है। तो आप लोग किसका यूज करोगे बेटा, ईमेल का यूज करोगे, जो आजकल की कंपनीज करती हैं ऑर्डर वगैरह करने के लिए कि भाई हमें ये चाहिए, वहां से फिर रिप्लाई आया। बाकी तो ठीक है, पेपर वर्क सब चलता है, लेकिन ईमेल क्या है बेटा, फास्टेस्ट रूट है कम्युनिकेट करने का, इसलिए ईमेल भी क्या किया जाता है, प्रेफर किया जाता है। ईमेल का मतलब क्या, इलेक्ट्रॉनिक मेल, ठीक है। यहां पर ये हो गया फिजिकल मेल, जहां पर हम हार्ड कॉपी भेज रहे हैं, और ये आपका इलेक्ट्रॉनिक मेल हो गया, जो हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स के माध्यम से भेज रहे हैं, ठीक है। इसको भी आप नोट कर लो। चलो उसके बाद टेंडर। अब यार समझो टेंडर क्या होता है। मान लो बच्चों, आप एक नेता हो और आपको रोड बनाना है, आपको क्या बनाना, रोड बनाना है। आप क्या करोगे, सबसे पहले टेंडर इशू करोगे कि भाई ये काम होना है, ये काम होना है, आपको रोड बनाना है। तो क्या अलग अलग ठेकेदार आएंगे और एक ठेकेदार बोलेगा कि ये जो रोड बनना है ये मैं 50,000 में बना दूंगा। कोई दूसरा ठेकेदार आएगा, बोलेगा यार इसको तो मैं 55,000 में बनाऊंगा। कोई तीसरा ठेकेदार आएगा, वो बोलेगा कि भाई मैं 60,000 में बनाऊंगा, ठीक है। कोई आपका चौथा आदमी आएगा, बोलेगा कि भाई मैं 80,000 में बनाऊंगा, ठीक है। पांचवा कोई कूद कर आएगा, बोलेगा मैं 30,000 में बनाऊंगा, ठीक है। तो बेसिकली टेंडर का मतलब क्या होता है कि आप एक ऑफर निकाल रहे हो कि हमें ये काम करवाना है, आप अपना रेट हमें दे सकते हो, आप हमें अपना रेट दे सकते हो। जैसे कोई रोड वगैरह रिपेयर होना, सबसे पहले टेंडर निकलता है, ठीक है। और टेंडर बहुत सारी चीजों का निकलता है बेटा, दारू तक का टेंडर होता है, पेट्रोल पंप के टेंडर्स होते हैं,
है ना, जो अच्छा रेट देता है उसको वो दे दिया जाता है। ठीक है बेटा, चलो तो हमें काम करवाना है, हमें रोड बनवाना है, तो हम किसको देंगे बेटा टेंडर? जिसने हमें कम पैसे का अलॉटमेंट दिया है, जो बोल रहा है कि 30,000 में काम कर देंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, टेंडर इसको दे देंगे। हम लोग बहसबाजी नहीं करेंगे कि अरे यार तुम इतने में कर दो, तुम उतने में कर दो। मैं भाई 10 लोगों से रेट लूंगा, मुझे जिसमें कम पड़ेगा मैं उससे काम करवा लूंगा। ठीक है, तो जब आप किसी काम का अनाउंसमेंट करते हो कि भाई हम ये टेंडर निकाल रहे हैं, एक आप डेट भी मेंशन करते हो कि अगर आप इच्छुक हैं, ये काम होना है, तो इस डेट तक आप अपना एप्लीकेशन दे सकते हो। और बेसिकली एप्लीकेशन में क्या होता है बेटा कि वो सामने वाला बताता है कि ये वाला काम हम इतने पैसे में कर देंगे, हम इतने दिनों में ये करके देंगे। ठीक है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, टेंडर बोलते हैं। ठीक है, और ये रोड नहीं, बहुत सारी चीजों के लिए होता है ना। आप किसी आपको कोई सामान वगैरह मंगाना तो भी आप टेंडर दे सकते हो। आप अगर नहीं चाहते हो कि आप कंप्यूटर के दुकान में जाओ, आपके पास सब आए, तो आप टेंडर निकाल दो। ऑनलाइन आजकल टेंडर निकलता है, आपने टेंडर निकाल दिया और पूरे इंडिया की कंपनीज क्या होंगी बेटा उसमें टेंडर डाल सकती हैं। ऑफलाइन में क्या है कि आप तो 10 दुकान में जाकर बोलोगे कि हमें कंप्यूटर चाहिए, लेकिन अगर आपने टेंडर निकाल दिया ऑनलाइन, तो भाई पूरे इंडिया की कंपनीज बेटा वो उसमें टेंडर भर सकती है कि हम इतने में देंगे, हम इतने में देंगे। हो सकता है जो कंप्यूटर यहाँ 20,000 का है, दिल्ली में 10,000 का मिलता। ठीक है बेटा, चलो इसको आप क्या करो, पहले अच्छे से नोट कर लो। ये लास्ट है कंप्लेन लेटर, क्या ही बताऊं इसके बारे में भाई साहब। अगर आपको कभी कोई कंप्लेन वगैरह करना तो कंप्लेन लेटर आप लिखते हो, उसमें आप अटैच वगैरह करोगे कि जो आपने सामान खरीदा, जो बिलिंग वगैरह, वो सारी चीजें। ठीक है, चलो तो ये यूनिट नंबर 5 पूरा कंप्लीट, अच्छे से मैंने नोट्स भी करवा दिया। 5 वीडियोस देखकर जाओ और अच्छे से पास हो जाओ। ठीक है, टेक केयर, बाय बाय।